चलो अब तो टाइम हो गई। चलिए तो शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में एक होमवर्क दिया था, कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया है? अच्छा, सबने सॉल्व किया, बहुत अच्छा। इतने आंसर कितने लोगों के आ रहे हैं? 15.95, ऑलमोस्ट उसके अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, जिनका नहीं हुआ है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके लेवल की क्वेश्चन है ही नहीं। सबसे पहली बात, ये थोड़ा सा हाई लेवल की क्वेश्चन इसलिए पूछा था ताकि थोड़ा सा जो फुदकने लगते हैं ना, उनको थोड़ा सा लगे कि मैं अकल ठिकाने आ जाए, इसके लिए दिया था। लेकिन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, बहुत अच्छी बात है। ओके, कैसे सॉल्व करना है हम थोड़ा देर बाद बात करेंगे। अभी हम आ जाते हैं जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसके। ये तो कुछ और आ गए। हम लास्ट क्लास क्या पढ़ रहे थे, फटाफट बताएंगे। मुझे लग रहा है आज आपका फर्स्ट क्लास है। रेशियो से समझ आएंगे। अभी जो हम लोग 1 घंटे पढ़ेंगे, समझ जाना कि बस ऐसे ही आप किसी अपने दोस्तों से बात कर लो, याद कर लो दोस्तों को। 1 घंटे के बाद आपको समझ आएंगे, टाइम वैल्यू में समझ नहीं आएगा। लेकिन हाँ, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होंगे रेशियो एनालिसिस एंड लीवरेज, उसके बाद आपको टाइम वैल्यू की जरूरत पड़ेगा। तो ये टाइम ड्यूरेशन रहेंगे कुछ लेक्चर जिसमें आपको टाइम वैल्यू कवर करना है रिकॉर्डेड लेक्चर से। ओके, तो लास्ट क्लास हम लोगों ने, ठीक है कुछ नहीं करना है, आप देख लीजिए अपने हिसाब से। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात अगर हम लोग करें तो देखिए, जब भी अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो देख दो केस बनता है हम लोगों का। तो कुछ एन पीरियड है मान लीजिए, तो हमारे पास दो केस बनता है। पहला केस क्या है बताइए, कि एक यहाँ का कैश फ्लोज दिया रहेगा, एक यहाँ का कैश फ्लोज दिया है। जब सिंगल कैश फ्लोज दिया हो तब तो आपको 12 टाइम स्क्वायर रूट वाले कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा। कैसे? जो हमारा कैश फ्लो फर्स्ट ईयर का है, ये किसके इक्वल होगा बताइए। ये जो कैश फ्लो हमारा एन पीरियड का है, देखो एक बार देना होता है, एक बार लेना होता है, दोनों टाइम देना नहीं बनेगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर मैं किसी को आज पे करता हूँ तो फ्यूचर में रिसीव करूंगा, या फ्यूचर में अगर पे करना है इसका मतलब आज हमने रिसीव किया होगा। बस हमें ये कैलकुलेट करना है कि कितने परसेंट इंटरेस्ट जो है यहाँ पे कंपाउंड हुआ है, बस इतना ही हमें जानना है और कुछ नहीं। तो उस चीज़ों के लिए हमें क्या करना है, इसमें अगर हम लोग 1+i⁴n करें तो ये कैश फ्लो आ जाएगा एन पीरियड के एंड का। आप चाहो तो फॉर्मूला का शेप दे सकते हो, बट मुझे फॉर्मूला नहीं आता है। मैं सिंपल सी बात है, फॉर्मूला कैसे बनते हैं मैं दिखा दूँ अभी आपको। ये क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, ये इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, ये दोनों अमाउंट अगर दे दिया जाए और मुझे आई अगर कैलकुलेट करना हो तो देखो मैं कैसे कर सकता हूँ। 1+i⁴n इज इक्वल टू कैश फ्लो एन पीरियड एंड का डिवाइडेड बाई कैश फ्लो फर्स्ट पीरियड एंड का, जिसको पीवी भी बोल सकते हैं। आप चाहो तो इसको बोल दो फ्यूचर वैल्यू, इसको बोल दो क्या बताइए, प्रेजेंट वैल्यू, चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो अब आप मुझे बताइए, मैं क्या 1+i अगर लेफ्ट साइड में रखूँ तो इधर फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू का पावर में 1/n आ जाएगा क्या? अब मुझे बताइए, i अगर मुझे निकालना हो फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू का पावर 1/n-1, ये एक फॉर्मूला बनता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। अगर अब आप कंफर्टेबल हो तो रट्टा लगा लो, मैंने तो पूरा पढ़ा दिया था। मैंने तो मुझे खुद नहीं पता था। मैं आपको बोलूँ, अगर मुझे डायरेक्टली कोई बोले ये फॉर्मूला बता दो तो मुझे खुद नहीं याद है, मुझे याद है ही नहीं। हाँ, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं बता दूंगा। कैसे बताऊंगा? जैसे अभी मैंने बनाए हैं, मैं ये लिखूंगा, फिर उसके बाद इस स्टेप तक जाके मैं फार्मूला बना दूंगा। तो मुझे क्या लगता है, फार्मूला का कोई मार्क्स है नहीं, आपको सिंपल कैलकुलेशन करना है। मुझे क्यों ये सब याद करना है? कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, सिंपल मुझे इतना पता होना चाहिए कि इसमें मुझे इंटरेस्ट ऐड करने के बाद कहाँ पहुँचेंगे, फ्यूचर वैल्यू पे। फिर हमने एक सेकेंड कंडीशन देखा कि देखो कैश फ्लोज एक होता है, मान लीजिए हमने 10,000 किसी को पे कर दिया और बार बार हम कुछ अमाउंट रिसीव कर रहे हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल में कितना था, कोई नहीं, चलो 4,000 था आई थिंक, जो भी है, कोई मैंने एक नया एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए 4,000 4,000 4,000 हमने रिसीव किया। हमने कितना पे किया था, ये ब्रैकेट अगर लगा दिया जाए तो इसको आउटफ्लो बोला जाता है फाइनेंस के टर्म में। कहीं पे ब्रैकेट लगा दिया तो क्या हो गया, आउटफ्लो। मैंने 10,000 आउटफ्लो किया और मैंने टोटल कितना रिसीव किया, 12,000। लेकिन याद रखना, ये हमें बोलने के लिए बोल रहा हूँ 12,000, लेकिन कभी भी ये 4,000 जो फ्यूचर का है नहीं, कभी ऐड नहीं होता है एक दूसरे के साथ। क्योंकि इस 4,000 में 1 पीरियड का इंटरेस्ट है, इस 4,000 में 2 पीरियड का इंटरेस्ट है, इस 4,000 में 3 पीरियड का इंटरेस्ट है। ऐड करके कैसे बनाओगे आप? ये जो 12,000 बनेगा, ये कहाँ का, इसमें कितने दिन का इंटरेस्ट है पता चलेगा कुछ क्या? नहीं, तो ये कभी ऐड नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मैं अप्रॉक्सीमेट बोल सकता हूँ कि मैंने ज़्यादा जो रिसीव किया है 10,000 पेमेंट के बदले, मतलब कुछ तो मैंने कमाया है।
अगर ये कैलकुलेट करना हो तो मैंने बताया क्या कि इसको आपको डिस्काउंट करना है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें क्या है देखिए, इसके अंदर है प्रिंसिपल प्लस 1 पीरियड का इंटरेस्ट। सही यहाँ तक? इसमें क्या है बता सकते हैं कोई मुझे? इसमें है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 2 पीरियड का इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें क्या है बताइए? एक है प्रिंसिपल अमाउंट और इसमें है 3 पीरियड का इंटरेस्ट इंक्लूड है, तभी जाके 3 पीरियड एंड के अमाउंट बनता है। हमें क्या करना है, सारे अमाउंट में से इंटरेस्ट पोर्शन गायब कर देना है। इंटरेस्ट हटाने का एक ही तरीका है, 1 प्लस आई से डिवाइड करना। इंटरेस्ट डालने का एक ही तरीका है, 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करना, वो भी जब इंटरेस्ट रेट हमेशा सेम हो तो। अब मुझे बताइए, ये 4000 का अगर मैं पीवी निकालूं तो कैसे आएगा? 4000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई मुझे नहीं मालूम, यही तो मुझे पता करना है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है बताइए? किस रेट से मैं डिस्काउंट करूं? किस रेट से डिस्काउंट करते हैं? एट द रेट ऑफ i%। ये जो रेट है यही निकालना है हमें। हमें पता है कि ये जो सारे प्रेजेंट वैल्यू है ये कितने की इक्वल होगा बताइए? 10,000 के इक्वल हो जाएगा, यही तो हमने सीखा है। तो हमने क्या बताया कि ये देखो 10,000 जो है ये सारे पीवी का इक्वल है, तो 4000 डिवाइडेड बाई 1। ये रिवीजन चल रहा है, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। तो बोलोगे इतना देर रिवीजन क्या करेंगे? अब लास्ट में पढ़ रहे थे, हो सकता है माइंड वहाँ पे ब्लॉक हो गया हो, तो थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा। ये 1 प्लस 4000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई की पावर 2 प्लस 4000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई की पावर 3, ये कितने की इक्वल होना चाहिए? 10,000 का। हमने क्या बोला कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, ना कोई टेक्निक है, मैथमेटिक्स यहाँ फेल हो जाता है। ऐसे समझो, जितना भी आपने फाउंडेशन में मैथमेटिक्स पढ़ा होगा ना, सारे यहाँ आके क्या हो जाता है? फेल। तो यहाँ पे क्या काम चलता है? जुगाड़। जुगाड़ कैसे लगाते हैं हम लोग? जुगाड़ ये होता है कि कुछ भी तुक्केबाजी करो यहाँ पे, कि भाई आई क्या रखूं ताकि ये अमाउंट जो होगा कितने की इक्वल मैच होगा? 10,000 का। अगर मैच नहीं होगा तो दूसरा तुक्का लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? डिफरेंसेस को मिलाएंगे यूनिटरी मेथड को यूज करके। इस पूरे कैलकुलेशंस को, इस पूरे प्रोसेस को ट्रायल एंड एरर अजम्पशन विथ इंटरपोले यूनिटरी मेथड टू मैच द डिफरेंसेस, इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इंटरपोलेशन टेक्निक। ओके, तो इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो एक काम करते हैं, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसी पे डिस्कशन कर लेते, ताकि दोबारा क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए? रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो जितने का नहीं हुआ है फिर से एक बार हैंडेज करेंगे। जो मैंने होमवर्क दिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपका हो गया था जी? कितना आया था? नहीं, उस पीछे पूछा। हाँ, 16.22। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक ही है। तो जितने का नहीं हुआ था, चलो बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि मैं आते ही थोड़ा सा मैंने आप लोगों से फीडबैक भी ले लिया था, तो कुछ लोगों ने आंसर पहले ही दे दिए थे कि ये उन लोगों का आंसर आ रहे थे 15.95%। ठीक है, तो ठीक है, आपका भी 16 के अराउंड गया तो कोई बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर अगर रेट में हम गैप रखेंगे थोड़ा 5-10% का, तो आंसर में डिफरेंस जा सकता है। तो 16% के अराउंड का मैं आंसर अज्यूम कर सकता हूँ जो आया हुआ है। 8-10 लोग कह रहे कि नहीं सॉल्व हो पाया है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नहीं सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था। अगर जिनका सॉल्व हो गया है उनका लेवल थोड़ा सा क्या है? हायर है, ऐसे समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए एक काम करते हैं, मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा दूँ। क्या क्वेश्चन दिया था? मैंने ये बोला था, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन की लेवल ही क्या था? हाई था। देखिए क्या करें, मिस्टर एक्स ने इन्वेस्ट किया है 4,000 एक बैंक अकाउंट में, दैट ऑफर्स अ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। क्या इंटरेस्ट रेट देता है आपको? फ्लोटिंग। मैंने पहले भी बताया था फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्या होता है, जो टाइम टू टाइम आपका चेंज होता रहे उसको फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट बोला जाता है। तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, द इंटरेस्ट रेट इंक्रीज बाय 1% ईच ईयर। इसका मतलब क्या हो गया कि आज पहला साल अगर आपका इंटरेस्ट रेट 10% है, तो सेकेंड ईयर होगा 11%, थर्ड ईयर होगा 12%, इस तरीके से 1% इंक्रीज होते हुए जाएंगे। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही रिसीव्स 2,500, यानी कि आपने डिपॉजिट किया था, तो अब जब 4,000 किसी को दिए हो तो रिसीव करोगे ना उससे ज़्यादा। तो कह रही कि 2,500 आप रिसीव करोगे एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही रिसीव्स 2,500, एंड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर ही रिसीव्स अनदर रुपीज 2,500। टोटल आपने कितना रिसीव किया है? 5,000। कितना इन्वेस्ट किया था? 4,000। इसका मतलब आपने ज़्यादा रिसीव किया है, तो वो जितना ज़्यादा आप रिसीव कर रहे हो ना, वो क्या है?
इंटरेस्ट वाले पोर्शन जो कि अर्निंग होगा। तो मैं पूछ रहा हूँ कैलकुलेट कीजिए कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आपने कमाया होगा पहला साल में, क्योंकि दूसरा साल तो कुछ और होगा ना। तो मैंने आपसे क्या आंसर पूछा है, फर्स्ट ईयर का। क्वेश्चन सबको समझ आ गए? ओके, तो चलिए मैं इसका सॉल्यूशन ही दे देता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये है हमारा सॉल्यूशन ऑफ होमवर्क। अगर किसी के पास ये क्वेश्चन नहीं है तो आप इमेज ले लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बुक्स में मिलेगा नहीं, और ना मैं ये क्वेश्चन बुक्स में डालने वाला हूँ, क्योंकि बुक्स में डालूंगा फिर सॉल्यूशन देने पड़ेंगे, फिर मान लीजिए बाद में पढ़ाएंगे फिर उसको तो सॉल्यूशन पहले से पता रहेगा। तो इसीलिए ये क्वेश्चन हर बार सबको पूछते रहेंगे, ताकि थोड़ा सा देखिए कि आप लोग की लेवल कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है यहाँ तक? ओके, अब आइए देखिए इसमें। तो हमें क्या करना है, सुनना आप। पहले तो टाइमलाइन बना लेते हैं, बना लीजिए फटाफट। 2 ही साल का टाइम फ्रेम है। ये है 1 ईयर का एंड, ये है हमारा 2 ईयर का एंड। आपने कितना पे किया है बताइए? 4000 लगाया है, कितना रिसीव कर रहे हैं? 2500 एंड 2500 आप रिसीव कर रहे हो। ओके, अब क्या करना है, देखो इसको हमें यहाँ डिस्काउंट करना है। एक चीज़ याद रखना, अगर मैं इसको i% अज्यूम करूँ तो ये मेरा क्या जाएगा बताइए? i + 1%। ये चीज़ याद रखना आप। और जैसे ही 2 इंटरेस्ट रेट हो गया तो आपको पता है एक ही बार में तो ये प्रेजेंट में आएगा नहीं। समझ में आ गई बात? सही बोला मैंने? आप मुझे बताओ, मान लो यहाँ 10% है, यहाँ 11% है, एक ही बार में ये आएगा, 2 स्टेज में आएगा? 2 स्टेज में आएगा। तो वही काम करना है हमें अभी। तो ये देखो, यहाँ से पहले अमाउंट कहाँ आएगा? यहाँ पे। और इसको हम लोग पीवी नहीं बोल सकते, वैसे कुछ लोग इसको भी पीवी बोल देते हैं, वो उनकी दिक्कत है, हमारा दिक्कत नहीं है। इसको क्या बोलेंगे बताइए? ये है फ्यूचर वैल्यू 1 ईयर का, और इस वैल्यू को फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ लाना पड़ेगा। और ये जो प्रेजेंट वैल्यू है ये कितने के इक्वल हो जाएगा? 4000 का। ठीक है, तो हमें तो पता है आई मालूम ही नहीं है, तो तुक्केबाजी तो करना ही पड़ेगा। अज्यूम कर ले, शुरुआत करते हैं। मैंने पहले से बोला था 15% का राउंड अज्यूम करना आप लोग। तो आइए हम लोग अज्यूम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कितने रेट से डिस्काउंट होगी? i + 1% से। यहाँ कितने से जाएगी? i% से। यहाँ पे भी कितने से जाएगी? i% से। तो अज्यूम करते हैं i = 15 के अराउंड। चलो 15%। तो मुझे बताइए, अगर मैं पीवी निकालने की कोशिश करूं तो पहले 2500 को लाना है। जिसको डाउट होगा पूछेंगे, जिनका नहीं हुआ है उन्हीं को ज़्यादा दिमाग लगाना है, जिनका हो गया उनको तो पता ही कि कैसे किया होगा उन्होंने, है ना। 2500 को हमें क्या करना है बताओ? डिवाइड करना है कितने से? 1 + 0.15 से। देखो ये आ गया, कोई जल्दी नहीं करना है, जल्दी करोगे दिक्कत हो जाएगा। ये हमारा पीवी में आ चुका है। अब मुझे बताइए इसको भी पीवी में लाना है, लेकिन याद रखना ये तो हमारा फर्स्ट ईयर का आया है, सेकेंड ईयर का क्या होने वाला है? 16%। तो हमें क्या करना है, देखो ये जो 2500 है इसको पहले 16% से डिस्काउंट करना है। ठीक है, 1 + 0.16 कहाँ आया? ये फ्यूचर वैल्यू 1 पे आ गया। इसको दोबारा डिवाइड करना है कितने से? 1 + 0.15 से। तो मैं इसको दोबारा 1 + 0.15 से डिवाइड करूँ या यहीं पे मल्टीप्लाई कर दूँ, दोनों का मतलब एक ही है। इतना तो पकड़ में आ जा रहे हैं ना आप लोगों को। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार और डिवाइड करने का मतलब है यहाँ पे 1 + 0.15 लाना है, बस इतना ही तो करना था, है ना। तो अब मुझे बताइए ये अमाउंट कितना आ रहा है, आप लोग निकालोगे? 404798। 8 कर देते ना, चलो कोई नहीं, 98। यहाँ तक क्लियर है सबका? ओके, तो अब मुझे बताइए ये अमाउंट ज़्यादा आ गया। हमें कितना लाना चाहा था? हमने तो 4000 लाना चाह रहे थे, लेकिन आ कितना गया बताइए? ज़्यादा। इसका मतलब मुझे ऐसा रेट अज्यूम करना है ताकि ये वैल्यू क्या हो, और डाउन जाए। रेट बढ़ाऊं या घटाऊं? बढ़ाएंगे। 16 पे सीधा चलना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा का गैप नहीं है।
अगर यहाँ पे 100-200 की गैप होती या 500 की गैप होती तो रेट ज़्यादा जंप कराते हम। जब हमें दिख रहा है कि सिर्फ 47 रुपीज़ का ही डिफरेंस है तो 1% से रेट बढ़ा के चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगेन अज्यूम करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, नॉट इक्वल टू डिजायर्ड वैल्यू कितना, नॉट इक्वल टू डिजायर्ड वैल्यू 4000। इसका मतलब क्या है बताइए? इट मीन्स आवर assumption is not correct। बट हमें इतना पता है कि हमारा assumption थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो ठीक है, अगेन अज्यूम करते हैं हम लोग, अगेन अज्यूम I इज इक्वल टू कितना परसेंट, 16% अज्यूम करते हैं। अब देखना यहाँ पे क्या जाएगा। अब अगर हम लोग प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 2500 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.16 प्लस क्या जाएगा बताना, 2500 डिवाइडेड बाई 17 जाएगा आप, क्योंकि पहला साल 16 अज्यूम करें, सेकेंड ईयर कितना जाएगा 17। तो 1 प्लस 0.17 ये आया कहाँ पे, अभी हमने एक ही बार डिवाइड किया, अभी ये आया यहाँ पे, बट पहला साल का तो रेट चल रहा है 16, तो मुझे इसको फिर कितने से डिस्काउंट करना है, 16 से। तो ये देखिए, वैसे इतने लेवल की क्वेश्चन आपके पूरे सिलेबस में नहीं, टेंशन मत लो आप, ये सिर्फ आपके जनरल नॉलेज के लिए था। आप अगर ये सोच रहे हो कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले, नहीं, हाँ फाइनल लेवल में मिलेंगे आपको, फाइनल लेवल के सिक्योरिटी वैल्यूएशन में खूब मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन आपको आपके लेवल पे नहीं मिलेगा। तो हो सकता है मैंने थोड़ा सा एक लेवल ज़्यादा प्रिपेयर कर दिया, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। या मुझे एक क्वेश्चन देना था किसी तरीके से ताकि थोड़ा डिफरेंट हो, तो मेरे डिफरेंट दिमाग में क्वेश्चन में यही आया, तो मैंने यही होमवर्क दे दिया और कुछ नहीं था। वैसे बाद में रियलाइज हो कि इतना ये देने की जरूरत नहीं था, थोड़ा सा लोअर लेवल ही देते तो ज़्यादा बेटर होता, सबका सॉल्व हो जाते, कॉन्फिडेंस क्या रहता ज़्यादा। अब जिसका सॉल्व नहीं हुआ होगा उनको लग रहे हो कि मुझे नहीं आ रहा है अभी, मैंने, ऐसा कुछ नहीं है, आपको सब कुछ आ रहा है, ये लेवल ही क्या था इसका, थोड़ा सा ज़्यादा था। हाँ जी, ये कितना आ गए, 399। आप एक चीज बताओ, अब ये 2 रुपीज 780 पैसे के लिए कौन यहाँ पे दिमाग खराब करता रहेगा। मैं आपको बता दूं, इतना अगर डिफरेंसेस एग्जाम में भी आ जाए ना तो बोल देना इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 4000, ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 4000 है, हेंस आंसर इज 16%। बोलोगे मार्क्स मिलेगा, 100% मिलेगा, और 2-3 रुपये का डिफरेंस की वजह से मार्क्स डिडक्ट नहीं करते, क्योंकि वैसे भी जुगाड़ है ये, समझ में आ गया। लेकिन मुझे तो इंटरपोलेशन समझाना है तो मैं इंटरपोलेट करके दिखाता हूँ, आइएगा यहाँ पे। तो मैं अगेन कहता हूँ कि नहीं है इक्वल, तो हमें क्या करना है, यूजिंग इंटरपोलेशन, इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन टेक्निक। आप लोग के दोस्त फाइनल में होंगे, बहुत सारे दोस्त फाइनल में होंगे, होंगे ना, ये क्वेश्चन होंगे नहीं है, बोलो है ना, पूछना कि भैया या दीदी जो भी है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व कर देना, सर ने होमवर्क दिया है और हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, और ये क्वेश्चन तो कहीं मिलेंगे नहीं, तो क्या आंसर आता है फिर मुझे अगले क्लास में बताओगे आप लोग, क्या कह रहे हो बताओ, क्या लॉक करना है। अच्छा आपको दही, ऐसा नहीं है, इतने क्वेश्चन के लिए क्यों ब्लॉक करेंगे, और अगर ब्लॉक कर देंगे ना तो आपके भैया या दीदी होने के लायक है नहीं, छोड़ दो उनको। चलो, अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्या आता है कुछ बच्चों को कि मैं कितने, कौन सी रेट को इंटरपोलेट करूं, आई को या I+1 को, पहला साल को या सेकेंड ईयर के, अरे पहला साल के करो ना, उसमें क्या करना है। अब आई कितना हमने लिया था बताओ, 15%, आई हमने कितना लिया था 16%, ये आई हमें नहीं पता है, निकालेंगे। मुझे बताइए जब I15 लिया था तो कितना रेट अमाउंट आए थे, 47.98, मुझे 4000 लाना था, और ये कितना आगे बताइए 3997.20, एक छोटा, सॉरी एक बड़ा एक छोटा और वो बीच में आना चाहिए, और आप डिफरेंसेस को क्या करोगे यहाँ पे इंटरपोलेट करोगे। ये देखो ये कितना परसेंट है, 1%, ये कितना परसेंट है, सॉरी अमाउंट कितना है इसका चेक करना, 47 पॉइंट, ऊपर वाले, ओके 47.98,
और बताओ आगे नीचे वाले 50.78। तो हम क्या बोलेंगे, देखो कि ये अगर 50.78 है तो वो कितना है बताइए, 1%। ये अगर 47.98 होता तो कितना होता, 1/50.78 मल्टीप्लाई बाई 47.98। हाँ जी, कितना आ रहा है, 0.94। जो आ रहा है वो बताओ ना, 9। इसका बताओ, इसका ये वाले वैल्यू बताना है। 47.98 डिवाइडेड बाई 50.78, ये आपका 0.945 कह सकते हैं, 945 कह सकते हैं, 945। अच्छा, लाइव वाले तो बताया ही नहीं किसी ने सॉल्व किया था या नहीं किया था। लाइव वाले डिस्कशन नहीं कर रहे मेरे से, नाराज है उन लोग, है ना जी। हेंस कह सकते हैं फर्स्ट ईयर, लाइव वाले ज़्यादा राइट पे या उस पे एप्स पे, तो राइट वाले का तो खुला हुआ है चैट, ये लोग चैट कहाँ करता है कोई। फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट कितना होगा, देखो आपको यहाँ से चलना है ना, लोअर से ऐड करना है ना इसमें, तो ऐड करना पड़ेगा हमें। तो ये देखिए, ये आ जाएगा हमारा कितना परसेंट, 15% प्लस 0.945%, तो ये आ जाएगा 15.945%। हाँ जी, किसी को डाउट है, सबको समझ आ गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं क्या, किसी को कुछ पूछना है इसमें, नहीं, ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट बचता है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा 5 का, ये करना है मुझे अभी, चलो पढ़ लेते हैं इसको, क्योंकि कंप्लीट करना है मुझे, 1 घंटे में इसको खत्म करके रेशियो शुरू करना है, ऑलरेडी हाफ एन आवर हो चुका है। मिस्टर ए हैज इन्वेस्टेड 10,000 और 1 जनवरी 2014। 1 जनवरी 2014 को कितने अमाउंट इन्वेस्ट किया है बताइए, 10,000। ही विल रिसीव 6,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड 6,000 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सेम चीज जैसे हमने भी एक क्वेश्चन दिया था वैसा ही है, आपने 10,000 लगाया है तो 10,000 से ज़्यादा मुझे मिलना चाहिए, ज़्यादा मिल भी रहा है, कितना देखो 6,000 और 6,000 दो बार मिल रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो मुझे 10,000 से ज़्यादा रिसीव हो रही, इंटरेस्ट तो कुछ है, वही पूछ रहे कि बताइए कितना इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट सेमी एनुअल कंपाउंडेड रिटर्न। रिटर्न क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लगाए हुए पैसे पे जो हम ज़्यादा कमाते हैं वो इंटरेस्ट हमारे लिए रिटर्न है, तो रिटर्न बोलो या कंपाउंडेड इंटरेस्ट बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। तो सेमी एनुअल बताना है आपको, लेकिन इसका मतलब क्या हो गया कि हमने जहां पे पैसे जमा किया है वो मुझे सेमी एनुअल कंपाउंडेड रिटर्न दे रहा है, मतलब 6-6 महीने पे कंपाउंडिंग हो रहा है, ये चीज़ों को ध्यान रखना है। यानी कि अगर मैं इसको टाइमलाइन पे डालूँ, मैं एक काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें, तो मैं यहीं से आपको दिखा दूं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग इतना समझ ही चुके, सॉल्व करेंगे टाइम तो लगेगा ही। ये देखो, ये जो 6,000 अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है इस इन्वेस्टमेंट के लिए, इसमें क्या चीज है, कोई मुझे बता सकते हो। इसमें प्रिंसिपल है और प्लस 2 पीरियड का इंटरेस्ट है, ये मत भूलना, यहाँ पे 2 पीरियड का इंटरेस्ट है यहाँ पे। तो क्यों, क्योंकि सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है, तो एक साल में सेमी एनुअल तो 6 महीने का इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे ऐड हुआ होगा, फिर 6 महीने का इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे ऐड हुआ होगा, तो हम कह सकते हैं 2 बार इसमें इंटरेस्ट ऐड हो चुका है, तो हम इसको 2 पीरियड का इंटरेस्ट बोलेंगे, ना कि 1 साल का इंटरेस्ट बोलेंगे। और ये मैं पहले दिन से बोलते आ रहा हूँ आपको, 2 पीरियड का इंटरेस्ट है इसमें। इसमें क्या है बता सकते हैं कोई मुझे, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट और 4 पीरियड का इंटरेस्ट है इसमें। तो मुझे बताइए, मुझे इसमें से 2 पीरियड का इंटरेस्ट हटा के प्रिंसिपल पे आना है, इसमें 4 पीरियड का इंटरेस्ट हटा के प्रिंसिपल पे आना है, और वो दोनों प्रिंसिपल को ऐड करो तो कितने की इक्वल हो जाएगा, वो 10,000 का। सही है, तो मुझे बताइए कैसे निकालेंगे। और एक और भी चीज, जब हमें आई अज्यूम करना होगा तो कितने दिन का रेट अज्यूम करना है, 6 मंथ का, क्योंकि आई तो हमारा 6 मंथ के रेट होंगे। तो मुझे बताइए एनुअल रेट अगर मैं 15% अज्यूम करता हूँ, एनुअल रेट अगर मैं 15% अज्यूम करता हूँ, तो सेमी एनुअल मुझे कितना अज्यूम करना चाहिए, 7.5। लेकिन 7.5 कोई रूल है क्या, मैं 7 लूंगा, 8 लूंगा, मैं डेसिमल में क्यों मैं अज्यूम करूं। समझ में आ गई बात। तो मैंने यहाँ पे रेट अज्यूम कर लिया कितना परसेंट, 7% फॉर 6 मंथ पीरियड, ये चीज मत भूलना आप लोग। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे 2 पीरियड का इंटरेस्ट हटाना है तो 2 पीरियड, यहाँ पे 4 पीरियड का इंटरेस्ट हटाना है तो देखो 4 पीरियड, ठीक है।
अब यहाँ पे आई अज्यूम कर लिया 6%। देखो पीवी कितना आया 10,092.54, मतलब मेरा कितने का गैप रह गया, ओनली 92 का। मुझे अगला रेट ज़्यादा लेना है या कम लेना है? मुझे अगला रेट ज़्यादा लेना है कम लेना है? ये अमाउंट मुझे 10,000 पे लाना है, मतलब ये वैल्यू गिराना है। प्रेजेंट वैल्यू कम तब होगा जब ये वैल्यू बढ़ाओगे। समझ में आ गया कुछ बात? अच्छा 6 क्यों लिया था, मुझे 7 लेना था ना, सॉरी गलत मैंने देख लिया था मैंने नीचे वाले रेट देख लिया, मुझे तो 7% अज्यूम किया था ना। ये देखो 9818 आया हुआ ये वैल्यू। अब मुझे इसको क्या करना है, बढ़ाना है। तो ये वैल्यू बढ़ाएंगे क्योंकि मुझे कितना लाना था, कोई दिक्कत नहीं इधर? ओके तो ये देखिए ये जो है ये हम कह सकते हैं कि इसको मुझे 10,000 तक पहुंचाने की मेरा कोशिश है। तो ये कोशिश में कामयाब तब होगे जब ये रेट आप क्या करोगे, घटाओगे, क्योंकि डिनोमिनेटर का वैल्यू कम करते तो क्या होता है हमारा रिजल्ट जो होते हैं ज़्यादा आता है। तो मैंने कम कर दिया 6% पे लेके चले गए। अगला वैल्यू कितना आ गया 92, ज़्यादा हो गए, कोई बात नहीं, एक कम है एक ज़्यादा है, अब हम डिफरेंसेस को मिला देंगे। देखो 7% पे 9818, 6% पे 10,092, मुझे वो वैल्यू लाना है जहाँ पे 10,000 होगा, डिफरेंसेस मिला दिए, हमारा आई कितना आ गया बताइए 6.34। याद रखना हम यहाँ से 7 से यहाँ पहुँच रहे हैं तो माइनस करेंगे प्लस करेंगे, माइनस, क्योंकि यहाँ देखो 7 से यहाँ जाना है तो माइनस करके यहाँ तक पहुँचोगे, इसीलिए हमने डिफरेंसेस को यहाँ माइनस किया। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था देखना, अभी यहाँ पे हमने जो अभी इससे पीछे जो क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था उसके अंदर हमने ये देखो 15 से बड़ा होना चाहिए था ये 15 से, क्योंकि ये 16 जा रहा है तो 15 से ज़्यादा होगा ये, तो इसीलिए हमने यहाँ पे डिफरेंसेस को क्या किया था बताओ, ऐड किया था। तो कहाँ ऐड करना है कहाँ लेस करना है ये आपको ये टाइमलाइन ही बता देगा, ये डायग्राम बताएगा, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ना रट्टा लगाने की जरूरत है। ठीक है यहाँ तक? तो 5 का भी क्वेश्चन हो जाता है। जल्दी तो नहीं कर दिया ना, कुछ था ही नहीं तो क्या करना है, ऑलरेडी है ना, थोड़ा सा टाइम भी तो बचाना है। अच्छा अब हमारा आता है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। इस चीज़ों को थोड़ा सा समझना है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट किसको बोलते हैं पहले ये समझिए। अगर कोई भी एनुअल कंपाउंडेड रेट हो, पहले इसको एक चीज़ ऐसे समझो कि इफेक्टिव रेट निकालते क्यों है। बहुत बार अलग अलग पीरियड के इन्वेस्टमेंट का लोग अलग अलग रिटर्न कमाते हैं। जैसे मैं बता दूं, मैं थोड़ा देर के लिए मैं चलता हूँ ऐसे थर्ड पार्टी की वेबसाइट पे, जिसको म्यूचुअल फंड सुना है ना आप लोगों ने? म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग क्या चीज़ पता है आपको बताओ? वो एक एजेंट है या इंटरमीडियरी है जिसको हम पैसे देते हैं कि तू स्टॉक मार्केट में लगा ले। हम डायरेक्टली भी स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं, हमारे एक्सपर्टीज थोड़ा कम है, हो सकता है हम ज़्यादा नुकसान कर लेंगे, तो हम कहते हैं तू ज़्यादा एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट को हमने पैसे दे दिया कि तू मेरे पैसे क्या कर ले, मैनेज कर ले। तो वो जो इंटरमीडियरी है उसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड, वो एक ट्रस्ट होता है, याद रखना। आज के डेट पे इंडिया में जो म्यूचुअल फंड है वो ट्रस्ट है, एक एंटिटी है। कुछ लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड खरीद लो, खरीद सकते हो म्यूचुअल फंड को? कंपनी को आज तक खरीदा आपने? रिलायंस खरीद लो बोला किसी ने? क्या बोलते हैं, रिलायंस का शेयर खरीद लो। वैसे म्यूचुअल फंड कोई नहीं खरीद सकते क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या है, एंटिटी है। तो अब सोचो मैंने कुछ म्यूचुअल, बोलोगे म्यूचुअल फंड में क्यों चला गया, ऐसे थोड़ा सा एक इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालते क्यों, पहले ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो ठीक है उधर नहीं जाते। वैसे ये सब चीज़ देखना है तो आप मनी कंट्रोल वेबसाइट यूज़ कर सकते हो कि कौन सी म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न देता है, ये सारे मिल जाता है आपको। मैं छोड़ दो उधर नहीं जा रहा अभी, ठीक है? जब जरूरत पड़ेंगे तब जाएंगे, नहीं तो ज़्यादा भटकेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम उतना है नहीं हमारे पास। आइए इधर, मैं क्या बोल रहा था सुनना। ये है मिस्टर एक्स, इसने 2 ईयर 3 मंथ 2 ईयर एंड 3 मंथ किसी म्यूचुअल फंड को यूनिट्स को होल्ड किया है। म्यूचुअल फंड जैसे कंपनी शेयर इश्यू करते हैं ना, वैसे म्यूचुअल फंड क्या इश्यू करते हैं, यूनिट्स। इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए, चाहे आपके सिलेबस में म्यूचुअल फंड हो या ना हो। समझ में आगे बात? लॉकडाउन के बाद तो रिक्शे वाले भी म्यूचुअल फंड में और स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं, स्वीपर भी आज के रेट पे कॉल पुट ट्रेड करता है। हाँ बिल्कुल सही बोला है मैंने। हमारे ऑफिस पहले हुआ करते थे, अभी तो मैं लक्ष्मी नगर में शिफ्ट हो गया, आईटीओ पे हुआ करते थे। तो आईटीओ पे इलेक्ट्रीशियन स्वीपर उन लोगों का काम होता है कि अगर कोई बिल्डिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो ठीक करके, और बाकी टाइम क्या कहते रहे करते रहते, बैठे रहते।
तो लॉकडाउन के बाद जब ऑफिस खुली तो ऐसे ही मैं वॉशरूम जा रहा था, तो वहाँ देख रहा हूँ इलेक्ट्रिशियन वहाँ नीचे बैठ के और वो चार्ट देख रहा था। तो मैंने बोला कि अच्छा आप मार्केट में ट्रेड करते हो? कहते हाँ, खाली बैठे रहते हैं तो थोड़ा सा देख लिया। लॉकडाउन में जब घर पे बैठे थे ना तो कुछ नहीं मिल रहा था तो यही सब कर रहे थे। बोला अच्छा तो क्या ट्रेड करते हो? तो कॉल पुट। तो मैंने इतना सुन लिया और उसके बाद छोड़ दिया। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद बाहर निकल रहे, सर आप तो यूट्यूब पे वीडियो भी बना रखे हो। बोला हाँ, मैंने देखा आपका कॉल पुट, मज़ा आ गया। तो मैंने बोला अच्छा। अब यानी कि इसका मतलब उसको भी क्या पता है? कॉल पुट में। बोला कितना समझते हो कॉल पुट? कहते बस इतना पता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल का प्राइस बढ़ जाएगा, मार्केट नीचे जाएगी तो पुट की प्राइस बढ़ जाएगा, और इसी तरीके से हम ट्रेड करते हैं। बोला कितने पैसे कमाए हो? कहते आज तक तो नहीं कमाए, लगता है कमा लेंगे। समझ में आ गया? यानी कि आज के डेट पे सब लोग मार्केट में पैसे लगाते, इतना समझ जाओ, क्योंकि लोग रहते कि फ्री रहते तो कहाँ टाइम पास करें। ये टाइम पास का प्लेटफॉर्म हो गया है लोगों के लिए। तो इतना यूनिट्स, अगर मान लीजिए म्यूचुअल फंड की बात करें तो इतना पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड क्या इशू करते हैं? यूनिट्स। जैसे कंपनी क्या इशू करते हैं? शेयर्स। वैसे म्यूचुअल फंड क्या इशू करते हैं? यूनिट्स। उसका नाम ही यूनिट्स है। तो आप म्यूचुअल फंड का क्या खरीदते हो? यूनिट्स। और यूनिट्स की जो प्राइस होते हैं ना, वो होते हैं एनएवी। इतना जान लो बस। जैसे शेयर की प्राइस होते हैं, यूनिट्स की प्राइस को बोला जाता है एनएवी, नेट असेट्स वैल्यू। क्योंकि जो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स की प्राइस निकाला जाता है बैलेंस शीट से, बस इसीलिए। तो मैंने 2 वर्ड आपको बताया एक्स्ट्रा। म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है, ठीक है। म्यूचुअल फंड इशू क्या करते हैं? यूनिट्स। और यूनिट्स की जो प्राइस होते हैं मार्केट में, उस प्राइस का नाम क्या है? एनएवी। बोले कि एनएवी बढ़ गया, एनएवी घट गया, मतलब म्यूचुअल फंड के वो जो आपने जो सामान खरीदा है ना, उसका प्राइस क्या हो गया बताइए? बढ़ गया, घट गया। बस इससे ज़्यादा अभी फिलहाल कुछ जानने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए मिस्टर एक्स ने एक म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए, ठीक है। म्यूचुअल फंड में क्या किया बताइए? इन्वेस्ट किया। मान लीजिए उन्होंने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिया और वो 2 साल 3 महीने के बाद उसने 2 लाख रुपये में बेच दिया उसको, और वो इतना अमाउंट रिसीव करके ले आए। इसने कुछ रिटर्न कमाया होगा, हाँ या ना? आपको बता दूं, नॉर्मली ये लोगों को क्या बोल रहा होगा पता है? मैं कितना कमा रहा हूँ क्या बोल रहा होगा ये कोई ये कंपाउंडेड रिटर्न निकाल के नहीं बताते। वो सीधा क्या बोलेगा पता है? कि देखो मैंने 100% रिटर्न जनरेट किया है, कितने दिन में? इन 2 ईयर 3 मंथ में, वो ये बोलेगा। एक कोई मिस्टर वाई है, मान लीजिए उसने वैसे ही पैसे लगाया, उसने लगाया 2.5 ईयर के लिए, और वो भी लोगों को बोल रहा है कि मैंने 70% का रिटर्न जनरेट कर लिया। आप मुझे बताइए इसने ज़्यादा कमाया? ये तो वैसे ही दिख रहा है इसने ज़्यादा कमाया है ना जी। मान लीजिए इसने 1 ईयर 8 मंथ में 70% कमा लिया। अब मुझे बताइए किसने ज़्यादा कमाया किसने कम कमाया, हम कैसे बताएं? क्या ये कंपेरेबल है या नहीं है? नहीं है। आपको बता दूं, सिंपल रिटर्न जब भी कोई बताते हैं किसी को, तो उस केस में इसका पीरियड अलग है। अलग पीरियड में आपको कैसे पता कि ज्यादा कमाया कम कमाया? जैसे अगर मैं अपना बोलूं, अब मुझे तो पता ही नहीं अभी कितना है, छोड़ो टाइम लगेगा, नहीं जाना है। वो मैं अपना म्यूचुअल फंड दिखाना चाह रहा था कि मेरे कितने दिन का होल्डिंग है और कितना रिटर्न मुझे मिल रहा है। आपको लगेगा अच्छा मेरे भी रिटर्न में आई थिंक 80% के अराउंड का कुछ रिटर्न दिखेगा आपको। अच्छा म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दे दिया है मुझे? 80%। आपने ये जाना कि मैंने इन्वेस्ट कब किया था? ये भी तो पता होना चाहिए ना। अब वो मेरे को जो पोर्टल पे, मैंने बैंक के पोर्टल पे जाऊंगा तो दिखाएगा 80% का मेरे म्यूचुअल फंड में रिटर्न है। लेकिन भाई ये भी तो पता होना चाहिए ना कितने दिन पहले लगाया। और उतना ही नहीं, उसमें जो मैंने इन्वेस्ट किया होगा मंथ वाइज किया होगा। तो कोई इन्वेस्टमेंट ज़्यादा दिन का है, कोई इन्वेस्टमेंट कम दिन का है। जैसे मान लीजिए मैं मंथली इन्वेस्ट करता हूँ म्यूचुअल फंड में, तो मैं अगर मंथली इन्वेस्ट करता हूँ तो जो आज इन्वेस्ट किया उसकी पीरियड ज़्यादा हो जाएगी, और जो 1 महीने बाद इन्वेस्ट करेंगे उसकी पीरियड कम हो जाएगी, और 1 महीने बाद करेंगे उसकी पीरियड कम हो जाएगा। तो मुझे बताइए, मैं किसी को अगर ये बोलूँ कि मैंने ज़्यादा कमाया कम कमाया, कैसे बताऊंगा मैं? क्या वो कंपेरेबल है? वो 80% मेरा रिटर्न, मान लीजिए मेरे म्यूचुअल फंड में, मेरा म्यूचुअल फंड मुझे दे रहा है 80% का रिटर्न, और मैं बता दूं ये सारे का सारे इन्वेस्टमेंट मेरा लॉकडाउन से पहले का है। इसका मतलब मोटा मोटा कितने साल हो चुके होंगे? कुछ इन्वेस्टमेंट होगा 4 साल का, कुछ इन्वेस्टमेंट होगा 3 साल का, कुछ होगा 3.5 साल का, कुछ होगा समथिंग। तो मुझे बताइए मैं कितना कमा रहा हूँ? मैं एफडी से ज़्यादा कमाया, एफडी से कम कमाया? कोई बता सकते हो मुझे? कैसे पता चला आपको? नहीं ना, आप डाल के देखो ना उसके अंदर, तब आपको जाके पता चलेगा
ये मुश्किल से 10-11% ही रिटर्न है ये, और क्या। आप मुझे बताइए 4 साल में मुझे 80% मिला है, तो आप मुझे बताइए 1 2 3 4 ये है ना। आज मुझे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कुछ लगाए, यहाँ पे लगाए, सारे को अगर आप कंपाउंडेड रिटर्न निकालोगे तो ये आपको 11% से ज़्यादा नहीं दिखेगा। ये बोलोगे सर 80% है, 4 साल का है और कंपाउंडेड चाहिए मुझे। समझ में आया कुछ बात? तो ये चीज जो है ना कंपेरेबल नहीं होता है, इसीलिए जितने भी ये जो मैंने थर्ड पार्टी की वेबसाइट पे जाते जाते रह गया, मेरे से रहा नहीं जा रहा है, मैं चला ही जाऊंगा, ठीक है। मनी कंट्रोल पे गया मैं, और वहां पे ये लोग क्या करता है, क्यों नहीं चल रहा है ये देखिए, ये मनी कंट्रोल पे मैं गया, आपको दिख रहा होगा उधर, बस मनी के नीचे म्यूचुअल फंड दिख रहा है, मनी के नीचे म्यूचुअल फंड। ओके, इस म्यूचुअल फंड पे क्लिक करेंगे तो उसमें बहुत सारे जो आपका जो प्लान है ना वो सब दिख जाएगा हमें। होम पे चला गया मनी का म्यूचुअल फंड के, तो सारे के सारे प्लान का आपको यहाँ पे लिस्ट आ जाएंगे। कहाँ चला गया म्यूचुअल फंड, ठीक है। अब ये नीचे बहुत सारे प्लान है, ठीक है। मैं किसी पे भी क्लिक कर देता हूँ, एक्सप्लोर ऑल फंड दिख रहा है, कहाँ से कैसे जाते हैं उसे आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास बहुत सारे फंड आ गए, मैं बस आपको ये दिखा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये है कुछ फंड है ना, ये देखिए ये बहुत सारे फंड आ गए आपको यहाँ पे देखिए, या कुछ ये कुछ फंड का नाम है अलग अलग। बस सिर्फ रिटर्न देखना, ये जो रिटर्न दे रहे हैं ना, कह रहे कि देखो 5 साल में मैंने कितना रिटर्न दिया है, 14% दे बोल रहा है। फिर ये फंड कितना कह रहे 13%, ये कह रहे 12%, ये रिटर्न दे रहा है। आपको पता है ये रिटर्न इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है, इफेक्टिव रिटर्न है ये। बोलोगे इफेक्टिव रिटर्न क्यों दे रहे हो, कहते हैं अगर ऐसे हम बोल दे कि 100% 200% तो लोग क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएगा, उनको यही नहीं पता चलेगा कि सही मायने में रिटर्न कमाया कितना है। तो कह रही मैं जो आपको रिटर्न दूंगा वो कंपाउंडेड दूंगा और वो भी एनुअल टर्म में बताऊंगा। तो जितने भी आपको ये दिख रहा है ऊपर कहीं पे लिखा होगा, जब भी कैलकुलेशन है CAGR बोल के, इसको कहाँ पे मैं बताऊं, कहीं पे तो लिखा होता है ये सब चीज। जैसे ये है ना कि देखो UTI लार्ज कैप फंड जो है ना, इसमें कह रहे कि देखो मैंने आपको 10 साल के टाइम फ्रेम में 15% कंपाउंड रिटर्न दिया है। ये कौन सी रिटर्न है, इफेक्टिव रिटर्न। हम लोग यही कैलकुलेट करने जा रहे हैं, हम लोग अभी क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, वो इफेक्टिव रिटर्न। कह रहे 5 साल में कितना दिया है 14, 3 ईयर में कितना दिया है 16%, 2 ईयर में कितना दिया है ओनली 8% का रिटर्न दिया है हमने। ये 7.59 दिख रहे हैं ना आपको, भाग गया, कहाँ भाग गया। होता क्या है ये ना, इसमें ऐड आते रहते हैं इधर लेफ्ट साइड से, ये जो है ना स्पॉन्सर्ड जो दिख रहा है वो ऐड है। पैसे दे रखा है मनी कंट्रोल को कि हमारे फंड को ना सबसे टॉप पे रखना, ताकि कोई सर्च करेगा तो सबसे पहले मेरा नाम दिखेगा। तो ये ऐड है जो स्पॉन्सर्ड ऐड दिख रही है ना आपको, ये जो कनाडा रेबो को, तो ये बार बार आता है जाता है, दूसरे दूसरे सबने पैसे दे रखा होगा ना, तो एक बार एक को लाता है फिर अगले बार दूसरे को लाता है, तो इसलिए वहाँ गायब हो जाता है। ये DSP, अब देखो कुछ और आ गया, अब UTI वाले आ गए, इसने भी पैसे दे रखा है। मान लीजिए 5 लोग पैसे देंगे तो 5 का ऐड दिखाना पड़ेगा ना, तो थोड़ा थोड़ा देर में क्या करते रहते हैं, उसको स्क्रॉल करते रहते, इसलिए गायब हो जाते हैं उधर से। तो ये जो मैं अभी बताने की कोशिश कर रहा था कि जब आपके पास अलग अलग टाइम फ्रेम का रिटर्न आ जाते हैं तो कंपेरेबल नहीं होता है। तो लोगों को समझ नहीं आता है कि ज़्यादा रिटर्न दिया या हमें कम रिटर्न दिया, क्योंकि पीरियड बदल जाता है इसकी वजह से। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ फिक्स कर देते हैं कि देखो रिटर्न में हमारा कंपाउंडिंग कैसे होना चाहिए, एनुअल। क्योंकि नॉर्मली लोग जो रिटर्न अर्न करना चाहते हैं वो एनुअल कंपाउंडेड। तो कहते हैं कि देखिए आपका एनुअल कंपाउंडेड रिटर्न दूंगा, तो उस रिटर्न का नाम क्या दे देंगे हम लोग, इफेक्टिव इंटरेस्ट बोलो, चलो एनुअल कंपाउंडेड इंटरेस्ट को क्या बोलेंगे, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ताकि वो कंपैरिजन करने में क्या हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। चाहे कोई 2 साल के टाइम फ्रेम पे बताए, चाहे वो 2.5 ईयर के टाइम फ्रेम पे बताए, 3 ईयर के टाइम फ्रेम पे बताए, सबका अमाउंट क्या आने वाला है, वो कंपेरेबल हो जाएगा, क्योंकि सबके कंपाउंडेड है और एनुअल टर्म में। क्लियर यहाँ तक। तो क्या मैं ये चीज जो अब यहाँ पे लिख के दिया इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के, देखना समझना, कुछ समझ आ रहा है ये। एनुअल कंपाउंडेड रेट कैलकुलेटेड फ्रॉम another compounded rate or from simple rate is known as effective rate of interest। ये जो कंपाउंडेड हम लोग निकालते कहां से, उसी सिंपल रिटर्न से या दूसरे कंपाउंडेड से। मान लीजिए कोई कहता है कि हमने क्वार्टरली कंपाउंडिंग में कमाया है, तो भाई क्वार्टरली कंपाउंडेड रिटर्न नहीं चाहिए मुझे, सबको कंपैरिजन करने के लिए एक एक बेंचमार्क चाहिए, तभी जाके कंपैरिजन हो पाएगी ना। तो बेंचमार्क क्या रख दिया लोगों ने, कंपाउंडेड होना चाहिए किस टर्म में बताइए,
एनुअल टर्म में, और वो आप जहां मर्जी निकालो, उस एनुअल कंपाउंडेड रेट को नाम लोगों ने क्या दिया, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो कैसे निकालोगे अब मुझे बताइए, मुझे तो फॉर्मूला आता ही नहीं है। अब कैसे करेंगे, देखो जैसे हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि आज किसी ने 1 लाख रुपये लगाया, ठीक है, और कुछ दिन के बाद 2 लाख रुपये उनका बन जाता है, से ये चलो अभी होल नंबर ही कर दिया मैंने 3 ईयर का, तो आपको क्या दिख रहा होगा यहाँ पे, 3 ईयर में कितने परसेंट कमा रहे हैं, 100%। मुझे इफेक्टिव रिटर्न निकालना है। हम कहते हैं देखो इफेक्टिव रिटर्न या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है, एनुअल कंपाउंडेड होता है, एनुअल कंपाउंडेड होता है। मैं कहता हूँ देखो 1000 में मैं अगर 1 प्लस इफेक्टिव रेट से पावर पे कितना करूँ बताइए, 3, तो ये कितने की इक्वल होगा, 2 लाख का। तो आप तो बोलोगे अमाउंट से कैलकुलेट कर दिया, हाँ फिलहाल मैंने अमाउंट से निकाला है, बट क्वेश्चन में क्या करेगा ये नहीं देंगे, ये आपको सीधा बोल देंगे कि 3 साल में हमने 100% रिटर्न निकाला है, आप मुझे बता दो इफेक्टिव रिटर्न कितना होगा। तो कैसे करेंगे आप, हमें क्या करना है, एक चीज तो इधर रख ही देना है ये इफेक्टिव रेट, और उधर वाले जो रिटर्न है ना राइट हैंड साइड में डाल के हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। जैसे हमारे केस में भी कितना बन रहा था बताइएगा, इसको हटा देंगे और हम क्या बोलेंगे, ये जो इक्वल है ना ये कितने की इक्वल होना चाहिए, 2 के इक्वल होना चाहिए। वेरी सिंपल, कैसे, क्योंकि 100% रिटर्न था और एक हमारा प्रिंसिपल भी था, तो ये कितने की इक्वल होना चाहिए बताइए, 2 का। तो एक ही तो काम किया हमने। अब ये कैसे निकाला है, इसको फॉर्मूला का शेप देना है तो दे दो, 1 प्लस क्या था, रिटर्न, कितने साल का था, 3 साल का। तो यहाँ पे 1 साल का रिटर्न, तो अगर मान लीजिए 1 साल का रिटर्न दिया होगा तो 33.33% दिया रहेगा। बस इसमें से आपको क्या निकाल देना है, ये निकाल देना है। अगर सिंपल रिटर्न होता तो, मान लीजिए अगर सेमी एनुअल कंपाउंडेड होता तो फिर क्या करते, सेमी एनुअल से अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ध्यान से सुनिए, मान लीजिए ये 2 साल का टाइम फ्रेम है, कह रही कि आपका इंटरेस्ट जो है ना वो है 10% पर एनम, कंपाउंडेड कैसे है, सेमी एनुअली। आपको निकालना है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, निकालना है, निकाल सकते हो क्या, क्या बोलेंगे, देखो जो सेमी एनुअल कंपाउंडेड होंगे उससे यहाँ के 1 रुपये यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या हुआ होगा, बता सकते कोई मुझे, क्योंकि वो 6-6 महीने में कंपाउंडिंग हुआ होगा। तो 1 प्लस 0.05 का पावर कितना जाएगा, 4, 21 रेट से गया, एट द रेट ऑफ 5% सेमी एनुअली। मुझे निकालना क्या था, इफेक्टिव इंटरेस्ट। इफेक्टिव इंटरेस्ट का एक बेसिक अजम्पशन क्या है, वो एनुअल है और कंपाउंडेड भी एनुअल है। तो मैं कहता हूं कि देखो जो हमारा इफेक्टिव रेट होता उससे ये अमाउंट जाता 1 प्लस इफेक्टिव रेट का पावर 2। देख लो, एनुअल कंपाउंडेड होता तो ये बनेगा इतना अमाउंट, सेमी एनुअल कंपाउंडेड तो ये बनेगा इतना अमाउंट, और दोनों हमारे लिए क्या है बताइए, सेम। इन दोनों को इक्वल कर दो, बन गया फॉर्मूला। हमें निकालना क्या है, इफेक्टिव रेट। तो यही चीज हमने यहाँ पे बताया कि देखो अगर इफेक्टिव रेट निकालना है तो बता दो दूसरे कंपाउंडेड का जो अमाउंट होगा उसके इक्वल कर दो, ये रहा इसके इक्वल ये, दिस इज अनदर कंपाउंडेड का आई, दिस इज आई ऑफ अनदर कंपाउंडेड रेट, दिस इज एन ऑफ अनदर कंपाउंडेड रेट जो कि सेमी एनुअल था हमारे लिए, ये रहा अनदर कंपाउंडेड रेट, ये N2 है अदर कंपाउंडिंग का, ये हमारा है एनुअल कंपाउंडेड का। अब इसको फॉर्मूला समझना है फॉर्मूला समझो, कुछ और समझना है कुछ और समझो, मुझे नहीं पता। इफेक्टिव रेट में क्या होता है कि 2 कंपाउंडेड का फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाते हैं हमारे लिए, इक्वल हो जाता है। कुछ जानना है इसमें और कुछ बता दो। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल टर्म, N1 जो है नंबर ऑफ पीरियड इन 1 ईयर फॉर इफेक्टिव रेट, एज इट इज एनुअल कंपाउंडिंग N1 शुड बी 1। ये जो है ना 1 होना चाहिए, क्योंकि एनुअल कंपाउंडेड है तो 1 साल के बाद का अमाउंट तो हमेशा क्या बनेगा, एक पीरियड ही रहेगा ये। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो ये कितना जाएगा, 4। अगर मंथली कंपाउंडिंग है तो ये कितना जाएगा, 12। और ये कितने दिन का रेट हो जाएगा, 1 मंथ का। सिंपल है।
अब इसी को अगर आप फॉर्मूला का शेप दोगे तो ये निकालना है, तो ये चला जाएगा इधर तो -1 हो जाएगा, ये जाएगा इधर तो समथिंग बाय समथिंग बनेगा, जितना ही बनेगा आप देख लेना। इसमें कुछ को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुछ है ही नहीं इसमें, बस आप एक चीज समझ जाओ, दो कंपाउंडेड रेट को हम क्या कर रहे हैं, बस इक्वल कर रहे हैं, और हमें निकालना कौन सी है, एनुअल कंपाउंडेड, तो उसको बोला जाता है इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट का एक इनहेरेंट अजम्पशन है कंपाउंडिंग क्या होना चाहिए, एनुअल, बस इतना समझना है, काम खत्म। आइएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करना। इफ लिखा है ये, इफ द इंटरेस्ट रेट इज 10% पेएबल, if the interest rate is 10% payable quarterly, find the effective rate of interest, बस खत्म, और कुछ नहीं है। ये रेट है आपका, क्वार्टरली पेमेंट होता है 10%। आप मुझे बता दो कि इफेक्टिव रेट कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, हमें इतना पता है। मैं यहीं पे सॉल्व कर दूं, कुछ है ही नहीं। ये देखो, हम कह रहे हैं कि देखो 1 ईयर एंड में आज की जो 1 रुपये है, अगर ये क्वार्टरली कंपाउंडेड होता तो यहाँ का अमाउंट कितना बन रहा होता, 1 प्लस पॉइंट, क्वार्टरली कंपाउंडिंग है याद रखना, 3 महीने का अमाउंट कितना बनेगा, रेट 2.5%, 2.5%, तो 0.025, पावर कितना जाएगा 4। आप मुझे बताइए इफेक्टिव रेट से अगर मैं इसको फ्यूचर वैल्यू पे लेके जाता, ये कितना आता, 1 प्लस जो भी रेट है इफेक्टिव रेट, इसका पावर कितना जाता है बताइए, 1। इन दोनों को इक्वल करना है, क्या करना है बताइए, कि 1 प्लस इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू 1 प्लस 0.025 का पावर कितना बताइए, 4। बस यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, निकल के आ गया। आ गए, बताओ, इतना ही तो आसान है। कैसे, देखो इफेक्टिव रेट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो 1 प्लस 0.025 का पावर 4 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे हम लोग, अच्छा इधर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, सीधा माइनस क्या कर दो आप लोग, 1, आ गया आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको यहाँ पे, वैसे देखा जाए तो टाइम वैल्यू हमारा ख़त्म हो जाता है, लेकिन मैंने एक चीज़ आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिया है क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ेंगे हमारा। मैंने इसका लॉजिकल कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखा है, क्या दे रखा है वो तो समझ में आ ही जाएगा, कि अगर किसी ने 10,000 डिपॉजिट किया हो क्वार्टरली कंपाउंडिंग पे, तो उसका जो फ्यूचर वैल्यू बनेगा वो हमारा 10,000, जैसे हमने अभी इफेक्टिव रेट कितना निकाला 10.38, इसको समझाने की कोशिश करो क्या कहना चाह रहा है। तो ये कह रहे हैं कि देखो, कोई इंसान अगर 10% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली से कहीं पे अमाउंट डिपॉजिट करे, और सेम इंसान 10.38% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली से अमाउंट डिपॉजिट करे, तो दोनों को सेम रिटर्न मिल रहा है, ये मतलब होता है इसका। क्वार्टरली कंपाउंडिंग में क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जल्दी मिल जाता है ना, तो देखो इस पे जल्दी जल्दी इंटरेस्ट मिलने की वजह से फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इसका फ्यूचर वैल्यू कम होगा तो उसने क्या करा, रेट ही बढ़ गया, तो रेट ज़्यादा हो जाएगा तो फ्यूचर वैल्यू उसके इक्वल ही हो जाएगा। ये देखो, किसी ने अगर, मान लीजिए आप गए बैंक में, आपको एक बैंक कह रहा है कि क्वार्टरली कंपाउंडेड रेट मिलेगा 10%, और आप में से एक दूसरे दोस्त गए दूसरे बैंक में और वो कहते हैं मैं 10.38% आपको रिटर्न दूंगा, तो आपको क्या लगेगा, अरे ये बैंक तो ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन ज़्यादा है नहीं आपके पास, बताइए क्यों, क्योंकि वो जल्दी जल्दी कंपाउंडिंग कर रहा था। ये कितने दिन बाद कंपाउंडिंग करेंगे, 1 साल बाद। तो देखना जो आपके फ्यूचर वैल्यू बनेगा ना, दोनों सेम बनेगा। जैसे इसने क्या करा, यहाँ पे इसने क्वार्टरली कंपाउंडिंग में जब डिपॉजिट किया तो 3 साल के बाद इसका अमाउंट कितना बन रहा है, इतना, और जब इसने डिपॉजिट किया 10.38 से, तो 3 साल के बाद इसका भी अमाउंट उतना ही बन रहा है, 13,448, 13,448। ये इसका मतलब होता है इफेक्टिव रेट का। हमने सिर्फ एक कंपाउंडिंग को किस में कन्वर्ट किया है, दूसरे कंपाउंडिंग, और कुछ नहीं किया है। वैसे ये हमारे ज़रूरत पड़ता है अगला चैप्टर में, जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सुनिएगा। और मैंने पहले दिन से बोलते आ रहा हूँ, टाइम वैल्यू हम पढ़ रहे, आगे का तैयारी है और कुछ नहीं है, आने वाले चैप्टर्स का क्या है हमारा, ये तैयारी है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ये परपेचुटी पढ़ते हैं हम लोग। परपेचुटी सुना है कभी, क्या होता है, एन्यूटी ऑफ इनडेफिनिट सीरीज। एन्यूटी ऑफ इनडेफिनिट सीरीज को क्या बोला जाता है, परपेचुटी। अब ये जो परपेचुटी है ना, 2 तरह का होता है, अभी पढ़ा देता हूँ इसको, ये दोबारा रिवाइज करेंगे कहाँ पे, जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जाएंगे, वहाँ पे क्या होगा, कम से कम दिमाग में ये रहेगा कि ये कोई कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, जो हमने पढ़ा हुआ था उसको अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, रियल लाइफ में ऐसा कुछ सिचुएशन बनता है जिसमें एन्यूटी इंडेफिनिट सीरीज का बने,
रियल लाइफ में एन्युटी समझते हो, इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम इंटरवल पे। कब तक? कब तक? इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा। बहुत बड़ा को इनडेफिनिट बोलते हैं हम यहाँ पे। जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक अगर आपको कुछ अमाउंट मिलता रहे तो 100 साल हो गए ना। कुछ लोग 150 साल भी जी सकते हो, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। हो सकता है आप ज़्यादा अगर योगा वगैरह करोगे, बाबा रामदेव का फॉलोअर बनोगे तो हो सकता है ज़्यादा दिन जियोगे। आप अगर मान लीजिए एक इंश्योरेंस कंपनी आते हैं, आपको बोलते हैं आज मुझे 1 लाख रुपए दे दो। क्या बोला उन्होंने? आज मुझे 1 लाख रुपए दे दो, लाइफ टाइम तक आपको मैं हर साल 5-5 हज़ार रुपये देते रहूँगा। तो क्या हम पे एहसान कर रहे हो? अब लाइफ टाइम कितना? 50 साल, 100 साल, 200 साल। चलो वो कहते 2 जनरेशन को दूंगा, अब लो, आपको भी दूंगा, आपके जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगे उनको भी देंगे। तो क्या जो इंश्योरेंस कंपनी हम पे एहसान कर रहा है? तो उसको बोला जाता है इनडेफिनिट सीरीज की कुछ एन्यूटी। उसी का नाम है क्या बताइए? परपेचुटी। परपेचुटी जैसे ही बोलो तो समझ जाओ, जब तक है जहां तब तक मिलेंगे कुछ कैश फ्लोज। ये देखिए, सीरीज ऑफ इक्वल अमाउंट और ग्रोइंग अमाउंट। ग्रोइंग अमाउंट दूसरा एन्युटी बन जाएगा। सॉरी, परपेचुटी। 2 तरह का परपेचुटी होता है, एक में सेम अमाउंट मिलेगा। जैसे मान लीजिए, हाँ जी, ये मैं थोड़ा देर के लिए आपके कहाँ पे आ गया, एक्सेल सीट पे। एक काम करते हैं, कुछ कैश फ्लोज आपको देते हैं, कुछ रिसीव होने वाला है। मैंने कुछ यहाँ पे पीरियड लिख लिया, ठीक है, 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड। अब इसको क्या करते हैं बताओ? जब तक है जहाँ तब तक मिलेंगे कुछ अमाउंट। कब तक है जहाँ बताइए, जल्दी बताओ। 100 साल। मान लीजिए 200, 2 जनरेशन की बात करता है कोई, विजिबल है ना? ठीक है। अब मुझे बताइए, एक इंसान कोई मान लीजिए कहते हैं कि 100 साल जीते, कोई कहते नहीं हम तो 80 साल ही जिएंगे, तो एक दूसरा हो जाएगा 80, जो भी है। एक काम करते हैं, मैं इसको और आगे तक लेके चलता हूँ, ठीक है। मैं इनडेफिनिट सीरीज की कुछ कैलकुलेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये मैंने कितने पीरियड तक चला गया बताइएगा? 4 पीरियड तक, ठीक है, 400 साल तक। मान लीजिए आपको कुछ एक्स अमाउंट, कुछ भी ले लेते हैं, वो आपको हर साल मिलेंगे। कब तक? चाहे वो 100 ईयर हो, चाहे वो 200 ईयर हो। इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा। 300 भी बहुत बड़ा है, 100 भी बहुत बड़ा है, 400 भी बहुत बड़ा है। इसको बोलते हैं समंदर। समंदर से 2 बकेट पानी निकाल लेंगे तभी समंदर ही रहेगा, और उसमें 2 बकेट पानी डाल देंगे तभी वो समंदर रहेगा। मतलब इनडेफिनिट सीरीज की कैलकुलेशन में 2 साल ज़्यादा डाल दो या 2 साल कम डालो, बात एक ही है। ये इनडेफिनिट सीरीज है। आप मुझे बताइए, ये मैं कुछ अमाउंट ले रहा हूँ, चलो ये है हमारा कुछ कैश फ्लोज। क्या है? कैश फ्लोज। कैश फ्लो का मतलब या तो रिसीव करोगे या तो आप पे करोगे, कुछ भी करो, बस सेम अमाउंट इनडेफिनिट सीरीज आना है। इनडेफिनिट सीरीज, इनडेफिनिट समंदर है। 400 साल भी इनडेफिनिट है, 3 ईयर भी इनडेफिनिट है, 2 ईयर भी इनडेफिनिट है। इतना बस समझ के चलना। 60-70 से ऊपर जाओगे इनडेफिनिट पे पहुंच जाओगे आप। मैंने कुछ अमाउंट ले लिया, कितना अमाउंट लूँ बताओ? मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी आपको कहते हैं कि हर साल आपको 1000 या 5000 रुपये देने वाला हूँ, ठीक है, मैंने 5000 रुपीज़ ले लिया। हर साल कितना अमाउंट मिलने वाला है बताइए? 5000। ज़्यादा हो जाएगा? चलो एक काम करते हैं, 500 ही रख लेते हैं फिलहाल के लिए। कब तक देने वाले हैं आपको? इंडेफिनिट पीरियड तक। आपको मैं बता दूं, इस पर मैं अगर डबल क्लिक करूंगा ना तो ये कहाँ पहुंच जाएगा? ये 400 साल तक अपने आप पहुंच जाएगा, मुझे एक एक करके कॉपी करने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ कॉर्नर पे प्लस करना है, इस पर डबल क्लिक कर देना है, वो पहुंच चुका है। कहाँ तक पहुंच चुका है? ये देखो, मैं नीचे ले जाके दिखा दूँ आपको, एग्जैक्टली 400 तक पहुंचा होगा और वहाँ पे जाके स्टॉप हो गए अपने आप। तो डबल क्लिक का मतलब भी समझ में आ गया? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ये जो अमाउंट है इसको बोला जाएगा परपेचुटी। ये जो अमाउंट है इसको क्या बोलेंगे? परपेचुटी। कितने दिन का? परपेचुटी में दिन नहीं होता है, इंडेफिनिट सीरीज का एन्युटी होता है परपेचुटी। कितने अमाउंट का परपेचुटी है? 500 का। क्या अमाउंट सेम है? अमाउंट सेम है। कांस्टेंट परपेचुटी, इसका नाम क्या है? कांस्टेंट परपेचुटी।
एक अमाउंट होता है ग्रोइंग अमाउंट होता है, उसको बोलते हैं ग्रोइंग परपेचुटी। थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, ग्रोइंग परपेचुटी में समथिंग करोड़ पहुंच जाएगा, फिर आपको लगेगा कि बड़ा अमाउंट है इसीलिए करोड़ पहुंच गया। मैं एक काम करता हूँ, इसको 10 रुपये ही रखता हूँ फिलहाल, मुझे कुछ नहीं करना है, बस 10 रुपये यहाँ करना है और डबल क्लिक करना है, और क्या करना है, 10 कर दिया और उसके बाद यहाँ पे जाके क्या करना है, डबल क्लिक हो गया 10 रुपये। इतना आसान तो है। ये क्या है बताइए, कांस्टेंट परपेचुटी। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लिया कैश फ्लोज, और वो कैश फ्लो कौन सी होगा, इंक्रीजिंग अमाउंट है, ठीक है। ये देखिए इंक्रीजिंग अमाउंट का मतलब क्या हो गया कि हर साल कुछ परसेंटेज से वो बढ़ेगा। पहला साल कितना, 10 रुपीज, दूसरा साल समथिंग परसेंटेज से इसको बढ़ाओ, कितने परसेंट से बढ़ाना पसंद करोगे, 10%? बहुत होता है, बहुत हो जाता है। 10% बढ़ाएंगे, बहुत होता है। हाँ 1%, 2%, 5% ठीक है। कुछ लोगों को लग रहा है ना कि 10%, इसको बोलते हैं ग्रोथ। अगर कोई कंपनी 10% डबल डिजिट का ग्रोथ मेंटेन कर ले ना, उसकी प्राइस तो कैसे जंप करेगा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। यह है कंपाउंडिंग की पावर, जो धीरे धीरे समझ आते, इतना जल्दी समझ नहीं आते। कंपाउंडिंग की पावर, 10% अगर ग्रोथ कर दोगे ना, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है। समझ में आया कुछ बात आपको? तो हम थोड़ा कम ही ग्रोथ रखते हैं, नहीं तो फिर ये हालत पहुंचे, बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ पहुंच गए वैल्यू। मैं कितना परसेंट ग्रोथ लेता हूँ, ओनली 5%। मुझे इस अमाउंट को नेक्स्ट ईयर का सेकेंड पीरियड की जो अमाउंट है उसको कितने परसेंट बढ़ाना है मुझे, 5%। ओके, तो ये मेरा 5% बढ़ेगा। कैसे बढ़ाऊँ बता सकते हो मुझे? इस 10 अमाउंट को मैं एक काम करता हूँ, इसको ये क्लिक कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि G2 में जो वैल्यू है उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितने से बताएंगे कोई मुझे? ये मल्टीप्लाई का बटन होता है, 1 प्लस 0.05, 1 प्लस 0.05 यानी कि 1.05, एक ही बात है। 1 प्लस 0.05 मैंने कर दिया, ठीक है। क्या हुआ बताइए, 5% से बढ़ गया। अगले बार फिर से मुझे क्या करना है, 5% बढ़ाना है। मुझे कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्मूला को मुझे क्या करना है पता है, सिर्फ ड्रैग कर देना है, देखना ये बढ़ चुका होगा। एक काम करके बढ़ा के देखिए आप, बोलो कि कैसे हो गया ये देखो, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ से आपको रियलाइज हो जाएगा क्या हो रखा है। एक्सेल सीट में फार्मूला जो होते हैं ना, वो जो फार्मूला हमने ऊपर डाला होता है वो अपने आप शिफ्ट होते जाता है। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने किया था G2 में, G2 क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि देखो ये है आपका G, इधर कुछ क्रॉप हो रही है रवि जी लेफ्ट साइड में, तो ऐसे लेफ्ट साइड से इधर करेंगे, सुन रहे? आप ही को बोला था कुछ, सुना? लेफ्ट साइड की जो है ना ये क्रॉप, ये सेल नंबर जो है ना क्रॉप हो रखी है, इसको थोड़ा सा वो करेंगे। आ गए? बस ये लाइन चाहिए मुझे, 1 2 3 जो फर्स्ट वाले है। ओके, तो ये देखिए इसको हम G2 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो इधर की जो सेल नंबर है ना, ये जो है ये 2 में है और ये G में, इसीलिए इसको बोलते हैं G2, सेल नंबर हो जाता है हमारा। तो मैंने जब यहाँ फार्मूला डाला था तो G2 में मैंने 5% बढ़ाया था। जब इस फार्मूला को नीचे ड्रैग करते हैं ना तो अपने आप क्या कर देता है, ये देखो G3 में 5% बढ़ा दिया, तो क्या 5% बढ़ गए। मैं इस फार्मूला को अगर फिर से ड्रैग करूँ यहाँ नीचे की तरफ, तो देखना आप अपने आप को क्या कर दिया पता है, G4 में इतने से बढ़ा दिया। मैं अगर डबल क्लिक कर दूँ ना तो अपने आप हो जाएगा, काम बन जाएगा हमारा। कहाँ तक पहुँच जाएगा ये, 400 पीरियड तक। इसको क्या बोलेंगे पता है, जल्दी से, ये भी परपेचुटी है क्योंकि इनडेफिनिट सीरीज का है, लेकिन इसको बोलते हैं ग्रोइंग परपेचुटी। ग्रोथ कितना है यहाँ पे, 5%। मैं इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ, ये पहुंच गया आपका 4। ये क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? कोई बात नहीं, इसको ड्रैग करके लेके चले जाते हैं। ठीक है, कहाँ तक जाना है मुझे, 400 पीरियड तक। ये रहा 400 पीरियड तक हम लोग आ गए। ये देखो कितना बड़ा अमाउंट आ गया, कह रहे कि हमारे सेल में समा नहीं रहे। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करके वैल्यू ले लेते हैं। एक तो डबल क्लिक करके कुछ लोग बोलेंगे कि आ जाएगा, ठीक है आ गया। कितना अमाउंट आ रहा है देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 284 करोड़ है शायद, इतना ही है ना। आप लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। ये देखो कितना करोड़ अमाउंट है, देख लो आप लोग कितना अमाउंट है बताइए।
3 2 5, क्या कह रहे हो? और क्या, कितने परसेंट के ग्रोथ थे? बस 5% के ग्रोथ से अगर इसको आपने अगर 20% के ग्रोथ कर दोगे ना तो कितने डिजिट पहुंच जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको। इसीलिए कहते हैं ना, जो कंपनी 2 डिजिट का ग्रोथ मेंटेन करती है अपने रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर, बहुत बड़ा ग्रोथ हो जाता है। आपको पता होगा आयशा मोटर, नाम सुना है आयशा मोटर का? नहीं सुना? कंपनी का नाम नहीं सुना आयशा मोटर? कैसे होगा फिर? रॉयल इनफील्ड बाइक, रॉयल इनफील्ड बाइक कौन कंपनी बनाता है? आवाज़ नहीं आ रही कुछ लोग का। आयशा मोटर। एक टाइम हुआ करते थे जब वो 25% का 50% का ग्रोथ मेंटेन किया था, 10-10 15-20-20 साल। आपको पता है वो शेयर, जो शेयर 15 रुपये का हुआ करता था 2000 में, वो कुछ लॉकडाउन से पहले, अभी तो स्प्लिट कर दिया उन्होंने, वो पहुंच चुके थे आपका 50,000 के आसपास, रॉयल इनफील्ड सिर्फ बुलेट बाइक बेच के। तो इसीलिए ग्रोथ जो कंपनी दो डिजिट का मेंटेन करते हैं ना, उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाता है। 5-7% का ग्रोथ मेंटेन करना भी मुश्किल होता है कॉन्टिन्यूस टर्म में। ठीक है, चलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अभी जो हमने कैलकुलेशन किया था वो ये क्या था? ये था हमारे लिए ग्रोइंग परपेचुइटी, जो कि स्टार्ट हुए थे 10 रुपये से और इनडेफिनेट सीरीज तक जा रहे थे। ये हमारा है कांस्टेंट परपेचुइटी, 10 रुपये का इनडेफिनेट सीरीज तक जा रहे हैं। आपको क्या करना होगा, इस परपेचुइटी का पीवी निकालना पड़ेगा, पीवी निकालना है। अब मुझे बताइए, मैं जा रहा हूँ पीवी कैलकुलेट करने, ठीक है, मैं पीवी निकाल रहा हूँ, कोई भी रेट ले लो, कितना परसेंट का रेट लेना चाह रहे हो? मान लीजिए 12% का तो रिटर्न हम जनरेट कर ही सकते हैं मोटा मोटा, तो मैंने 12% पे इसका पीवी निकालने का कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ये क्या हो गया, एट द रेट लिखा था मैंने, ये क्या हो रखा है? हाँ जी, क्यों एट द रेट क्यों नहीं आ रहा है? इसको तकलीफ हो रहा है एट द रेट लाने में क्या? कीबोर्ड में गड़बड़ है जी आपके। आपको पता है कीबोर्ड गड़बड़ है ये? अच्छा पता है आपको? फिर तो ठीक है, चलो। चलो पीवी कितने, कोई ज़रूरत नहीं, वैसे मुझे ज़्यादा यूज़ करना है नहीं, बस आज ही यूज़ करना है। पीवी कितने परसेंट पे निकाल रहे हैं हम लोग? 12% पे। ओके, तो मुझे बताइए कितना आएगा ये, थोड़ा जल्दी बताएंगे कोई, कितना आएगा ये? क्या इस अमाउंट को मुझे डिवाइड करना है कितने से, बताइए कोई मुझे। कहाँ गया आपका स्लैश? स्लैश तो काम हो जाना चाहिए। हाँ जी, कितने परसेंट से डिवाइड करना है? 1.12 से नहीं, 1 प्लस 0.12 से। ठीक है, तो 1 प्लस 0.12, ये सही चल रहा है ना? हाँ जी, लेकिन इसकी पावर भी कुछ लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि 1 साल बाद का अमाउंट है तो पीवी में निकालना है। कितने से पावर में रखूँ मैं? टोपी पहना दिया जाए, पावर हो जाता है, ये आ रहा है ठीक। कितना करे बताइए? 1 1 नहीं करूँगा मैं लिखूँगा इसको A2। क्या हो गया बताइए? वो अपने आप बदलता जाएगा ना, क्योंकि फॉर्मूला मैं कॉपी करूंगा, अपने आप वो A1 की जगह अगले बार क्या कर देगा, A2 A3 करता रहेगा अपना। मैंने A1 लिखा, क्या मतलब इसका, कोई समझा सकते हो? सॉरी A2 लिखा मैंने, क्या मतलब इसका? क्योंकि देखो ए वाले कॉलम में 2 नंबर रो में क्या लिखा हुआ है? 1, तो पावर 1 रीड करेगा उसको वो। तो मुझे बताइए 10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.12 का पावर 1 हो गया ये। देखिए आप कैलकुलेटर से वेरीफाई करते चलो ना, बस 5 मिनट लगाना है, खत्म हो गया टाइम वैल्यू आपका। और ये कैलकुलेशन जो अभी पढ़ रहे हो, एक सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूरे चैप्टर इसी 2 फार्मूला पे चलेगा। उस टाइम मत बोलना है फार्मूला कहाँ से बना है, समझ में आ रही है कुछ? ये फार्मूला जो हम लिखते हैं ना, उसका लॉजिक दे रहा हूँ, क्योंकि ये मैथमेटिकल फंक्शन बनता है। चाहो तो मैं जीपी का सम बना के दे दूँ, आप लोग मैथमेटिक्स में स्ट्रांग हो तो जीपी का सम क्या होता है बताइए? इंडेफिनेट सीरीज का जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। कहाँ से आया ए डिवाइडेड 1 माइनस आर? लो, ये तो कभी सोचा ही नहीं। किसी इंसान ने अपने लाइफ लगा रखा है ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर जनरेट करने के लिए, पूरे जिंदगी लगा रखा है अपने ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर के लिए। समझ में आया कुछ बात? तो बहुत बार क्या होता है, फॉर्मूला हम याद कर लेते लेकिन हो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा होता है। मुझे फॉर्मूला से कुछ लेना देना नहीं, हो क्या रहा है पहले ये तो समझे हम। यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पीवी सही है क्या? क्या किया आप लोगों ने? 10 डिवाइड बाई कैलकुलेशन करके देखो, अगले बार इक्वल टू करो तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा ना। ये देखो, मैं इसको अगर यहाँ से ड्रैग करके ये नीचे कर दूं तो देखना आपका कितना आ चुका होगा, देख के ये आ रहा है। ये देखिए, अभी जो हमने कैलकुलेशन किया है वो इस तरीके से कैलकुलेशन जा रही है। पहला साल का 10 रुपीज़ था, इसको हमने पीवी में निकाल चुके हैं, जो आपका पहला वैल्यू आया था। अब जो हमारा सेकेंड ईयर का 10 था, इसको मैंने अभी में पीवी में निकाला है, जो आपका समथिंग आ रखा था।
ये काम अभी मैं कितने साल तक जा चुका हूं बताइए? 400 ईयर तक मैं जा चुका हूं। इस 400 ईयर का जो 10 है इसको मुझे क्या करना है बताइए? अगेन पीवी में निकालना है। आपको पता है 400 साल बाद के अगर समथिंग करोड़ भी है ना, वो 12% पे आज का जीरो अमाउंट ही है वो। बोलो क्या बात कर रहे हो? आज में अगर पॉइंट 0.0000000 2 रुपये रख दो, नहीं कितने पैसे देख लो, ये अमाउंट 400 साल बाद अगर 12% से अगर इसको कैलकुलेशन करोगे ना तो समथिंग करोड़ पहुंच जाएगा। वो जो इतना आपको स्क्रीन पे दिख रहा था ना समथिंग करोड़, उतना करोड़ अमाउंट आज के 2 पैसे भी नहीं है, इतना अमाउंट छोटा है, जीरो अमाउंट कितना पहुंच जाता है। यह है कंपाउंडिंग का अहमियत, जो एक्सेल सीट पे ही दिखते हैं, वैसे पता नहीं चल पाता है। समझ आ रही कुछ? अब हमें क्या करना है, ध्यान से सोचिए। ये जो 400 साल तक की जो 100 रुपीज है हमारा, सॉरी 10 रुपीज, इसका अगर मैं सारे के सारे अमाउंट का मैं पीवी अगर कैलकुलेट कर दूं तो इसको बोला जाता है पीवी ऑफ परपेचुटी। लेकिन कौन सी परपेचुटी? कांस्टेंट। ये कौन सी परपेचुटी है आपका? ये कांस्टेंट परपेचुटी है। तो कांस्टेंट परपेचुटी का पीवी निकालने के लिए 400 पीवी जो अलग अलग आए सबको क्या करना पड़ेगा मुझे? सम। मैं चलता हूं फिर से इधर, ये देखिएगा यहाँ पे मैं कैलकुलेशन अब कर रहा हूँ। मैं इसको अगले बार कितना आएगा बताइए? 3rd ईयर एंड के 10 रुपीज आज का कितना बनता है? 7 रुपये। 4th ईयर एंड के 10 रुपीज का आज का प्रेजेंट वैल्यू निकालो, बस इसका निकाल लो। अब इसके बाद मैं ड्रैग कर दूंगा। ठीक है? यहाँ तक समझ आ रहे सबको? ये सारे पीवी को सम करना पीवी ऑफ परपेचुटी कहलाएगा। सही है? एक काम करता हूं, इसको मैं ड्रैग करके सबसे पहले तो 400 ईयर तक मैं पहुंचा दिया आपको। ठीक है, ये आ गया हमारा 400 ईयर तक। मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूँ, तब भी नहीं आया वैल्यू। अब मैं इसको फॉर्मेट सेल कर देता हूँ। राइट क्लिक जाएंगे, यहाँ पे फॉर्मेट सेल कुछ आता है, इसको मैं नंबर बना देता हूँ यहाँ से, और कुछ मैं डिजिट डेसिमल के बाद मान लीजिए कुछ मैं 10 डिजिट रख देता हूँ। ठीक है, डेसिमल के बाद में कुछ यहाँ पे 10 डिजिट रख दूंगा, तो चलो 20 डिजिट रख देता हूँ। ये समझ आ रहा है कुछ? आज के कितने पैसे बताइए? ये तो कितना है आप देख लो। 21 पैसे कहाँ से हो जाएगी ये? 21 पैसे, ये 0.0000000 समथिंग पैसे है ये। इसके 400 साल बाद कितना है? 100। अच्छा अब मुझे बताइए, इन सबको मैं सम करूं तो कितना आना चाहिए? वही तो पीवी या परपेचुटी है। जल्दी बोलो। हाँ जी, मैं पहुंच गया यहाँ पे, मैं सम कर रहा हूँ। अब इसको मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ सम करने का। अगर मैं कितना सम करूँ, पहले देखिए ध्यान से, किस कॉलम को मैं सम कर रहा हूँ मैं? सी कॉलम को। तो मैं पहला काम करता हूँ, मैं इसको सम कर रहा हूँ C1 से लेके कहाँ तक, इसको कॉलम दीजिए और तब बता दीजिए। फिलहाल तो मैं आपको पांच फैक्टर में सम करके दे रहा हूँ। मैं C6 करूंगा, तो देखो C6 लिखूंगा तो कहाँ से कहाँ तक सम हुई है बताइए आप मुझे? पहला 5 हुई है, मैंने C1 कर दिया है, गड़बड़ हो गई है। C2 से करना पड़ेगा मुझे, बिल्कुल सही है। ये रहा, मैंने C2 से C5 कर दिया है। एक काम करो, इसको सम करके देखिए इस 4-5 फैक्टर का। यही आ रहा है आप लोगों का। जीटी भी कर सकते थे आप लोग, इक्वल टू जीटी कर लो, देखो इतना आ जाएगा। 5 पीरियड का पीवी लेना होता तो 5 बार इक्वल टू कर लो और जीटी करके देखो, इतना ही आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब मैं अगर इस वैल्यू को C6 की जगह 6101 कर दूं तो क्या होगा बताइएगा? 100 ईयर तक के जो 10 रुपीज है वो हमारा पीवी में आ जाएगा। 100 ईयर तक का जो 10 रुपये वो पीवी में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे कर दिया कितना बताइए? 101। सही है? ओके, मैंने कर दिया एंटर। अब देखिए ध्यान से, ये कह रहे कि 83 रुपीज बनेगा। ये कहाँ से कहाँ तक का समय बता सकते हो कि मुझे? 1 to 100 ईयर तक का ये। सही है? मैं एक काम करता हूँ, अगर मान लीजिए ये तो इनडेफिनिट सीरीज था, अगर आज से 200 साल ले लूँ तो अमाउंट बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? समंदर में अगर 1 बकेट पानी डाल दे तो समंदर के पानी बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? कह रहे कि नहीं बढ़ेगा। क्यों? पानी कहाँ चला गया वो? बताओ महापुरुष। समंदर में अगर 1 बकेट पानी मैंने जाके एक्स्ट्रा डाल दिया तो पानी बढ़ा समंदर का या नहीं बढ़ा? बढ़ा। कहाँ गया वो? लेकिन कितना बढ़ेगा? एग्जैक्टली यही चीज मैं बताना चाह रहा हूं। 100 ईयर ऑलरेडी हमारा परपेचुटी है, आप उसमें 100 साल और ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी भी वो परपेचुटी है। समझ आया कुछ बात आपको?
अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखो मैं एक और फॉर्मूला ऐड कर रहा हूँ सम वाले। मैंने लिया सम, कहाँ से कहाँ तक मुझे करना है, अब C2 से लेके अब मैं कर रहा हूँ C201 तक। समझ में आ गई कुछ बात? कितने साल, पहले वाले अमाउंट कितने साल की परपेचुटी थे, वो 100 साल का। अब कितने साल का परपेचुटी है, 200 साल। लेकिन मैं आपको बता दूं 100 साल भी इंडेफिनिट है और 200 साल भी इंडेफिनिट है, अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, चेक कर लो आप। अच्छा आया है, चलो ठीक है। वो नेग्लिजिबल है, वो इतना नेग्लिजिबल है कि हमारे को पता ही नहीं चलेगा। हाँ वही एक बकेट पानी जो आपको पता नहीं चलता है, वैसे बताओ समंदर में अगर एक बकेट पानी डाले तो बढ़े कि नहीं बढ़े, बढ़े हैं ना, कुछ तो बढ़े हैं, वही कुछ बढ़े हैं यहाँ पे और कुछ नहीं है। एक काम करते हैं, अब टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, सीधा मैं चलता हूँ सम इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक बताइए, C2 से लेके मुझे कहाँ तक लेके जाना है, 4, सीधा 400 कहाँ तक जाना है, 401 तक। अब देखिए ये अमाउंट जो आएगा, कुछ गड़बड़ कर दिया था, ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। C2 ये कुछ गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। C2 से लेके मुझे कहाँ तक जाना है, C401 तक का। ओके, ये कह रहा है कि देखो इतना अमाउंट आपके आ रहे हैं, ये है 400 ईयर तक, कहाँ तक है ये आपको, अप टू 400 तक है ये आपका, ये है अप टू 200 तक, अप टू 200 तक है ये हमारा, और वो इतना आ गया। चलो ठीक है, ये आपको पता है ये एक जीपी बनता था, ये मैं बता दूं आपको, ये एक जीपी बनता है इनडेफिनिट सीरीज का। जो फार्मूला आप लोगों ने बचपन पढ़ा होगा ना, उस फार्मूला को पुट करने के बाद ये पीवी आप कैलकुलेटर पे 1 सेकंड में निकाल सकते हो, ये बस जानना है हमें। ये पीवी आप 1 सेकंड में निकाल सकते हो। जो आपका इनडेफिनिट सीरीज की जो कैश फ्लोज है ना, उसको डिस्काउंट रेट से डिवाइड कर दो, खत्म हो गई बात। करो फल जल्दी से। डिस्काउंट रेट कितना है हमारे लिए, 9, गलत, 12%। डिस्काउंट रेट कितना है, थोड़ा जल्दी, 12%। आपको डिवाइड करना है कितने को, 10 अमाउंट को पीवी में लाना है ना, तो सीधा 10 को डिवाइड करो कितने से, 12% से। 10 डिवाइडेड बाई 12% डिस्काउंट रेट से डिवाइड करना है। आ गया, कितना आ गया बताइए, 83.33। आपको पता है इससे भी ज्यादा एक्यूरेट आया ये, एक्सेल सीट पे जितने आ रहे हैं ना उससे भी ज्यादा एक्यूरेट है ये। बोलोगे क्यों, क्योंकि 4 साल में इंडेफिनिट खत्म हो जाएगा, किसने बोला है, 500 साल भी जा सकता है, 1000 ईयर भी जा सकता है। आप जितना भी साल लेके बढ़ाते रहो, होने वाला क्या है मैं बता दूं, ये जो 00 है ना भी आपका, वो बढ़ के आपका जाएगा 3333, बस बढ़ता रहेगा और कुछ नहीं होने वाला है। जो हमारा 83.33 आ रहा है ये इनडेफिनिट सीरीज तक जाएगा 33। तो क्या परपेचुटी का प्रेजेंट वैल्यू निकालने को बोले आ जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगी। करना क्या है, जो आपका परपेचुटी का अमाउंट है उसको डिवाइड करना है किससे, डिस्काउंट रेट से। अब बोलोगे ये हो कैसे गया, अब मुझे अब इससे ज्यादा कुछ पूछोगे तो फिर मैं आपको डेरिवेशन दिखाऊंगा, और डेरिवेशन क्या होगा, एक जीपी बनाऊंगा, जीपी का सम करूंगा, वो आएगा a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ए होता है फर्स्ट टर्म, आर है आपका कॉमन रेशियो। वो जब मैं आपको डिराइव करके दूंगा तो बन के आएगा रेट से डिस्काउंट करना। तो डिराइव करके क्या करना है, डेरिवेशन थोड़ा हमारे एग्जाम में आ रहा है, समझना है अल्टीमेटली हम कर क्या रहे। परपेचुटी इंडेफिनिट सीरीज का अमाउंट है, उसको प्रेजेंट वैल्यू में निकालना हमारा काम था, जो हमने डिस्काउंट रेट से डिवाइड करके आ गए। ठीक है, ये कौन सी परपेचुटी का पीवी आया है, कांस्टेंट। अब कौन सी बचता है, ग्रोइंग। चलते हैं ग्रोइंग की तरफ हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब इधर सब कुछ सेम होगा, मुझे थोड़ा सा इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ ताकि यहाँ से आपको कुछ देखने में आसान हो जाए। कहाँ गए फ्रीज, व्यू में होगा, व्यू में होगा हमारा फ्रीज पैन, ये रहा, मैंने फ्रीज कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें ये जो आएगा हमारा कैश फ्लो, हमने ये लिया था ना, ठीक है। अब इसको करना है मुझे, इसको पीवी निकालना है। कितने से मैं पीवी निकालूंगा बताइए, 12%। तो ये रहा वही सेम कुछ, मेरा पीवी जो है, पीवी निकाल रहे हैं कितने परसेंट पे, 12% पे। ठीक है, तो मुझे बताइए इसका पीवी निकालना है 12% पे, तो ये कितना आएगा बताओ जल्दी से, सेम चीज आएगा। कितना है हमारा ये G2 है ना, ये मुझे G2 को डिवाइड करना है कितने से, 1 प्लस डिस्काउंट रेट हमने सेम रखा है 0.12, पावर में कितना देना है इसका बताना, A2, वही वाले काम करना है, A2 रखना है हमारे को, तो A2 हमने पावर में रख दिया। देखना पीवी इतना ही आ रहा है, चेक करके देखो, ये तो उसमें भी यही था। लेकिन अगले बार मेरा अमाउंट अलग है, सेकेंड ईयर में मेरा 10 रुपीज नहीं है,
सेकेंड ईयर में मेरा 10.5 रुपीज है, उसका प्रेजेंट वैल्यू लाना है। तो निकालो इसको, 2 बार डिवाइड करके 12% से, बताओ कितना अमाउंट आ रहा है। कैसे निकालोगे? 2 साल बाद का जो 10 रुपीज 50 पैसे है उसका मुझे पीवी निकालना है 12% से। तो मैं क्या करूंगा बताओ, 10.5 डिवाइडेड बाय 1.12, 2 बार पीछे करना है, इक्वल टू देखो मेरे कैलकुलेटर पे कितना आ रहा है 8.3705। आपको पता है मैं इसको ड्रैग करूंगा तो वही अमाउंट आएगा जो हमने निकाला है 8.370536। यही आ रहा है क्या? एक बार और इक्वल टू नहीं कर सकते क्योंकि थर्ड ईयर का अमाउंट अलग है, तीसरे साल का अमाउंट अलग है। देखो आप 11.03 है, तो 11.03 डिवाइडेड, थोड़ा गड़बड़ हो गया, 1 मिनट, एक काम करता हूँ, 2 डिजिट नहीं रखना है मुझे, डिजिट बढ़ाना है, नहीं तो सारे कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, मैं कैलकुलेशन इसको मैं थोड़ा और बढ़ाता हूँ, वैल्यू कितने डिजिट बढ़ाना है मैं रख देता हूँ 10-15 डिजिट तक। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना तक ले लिया मैंने, ताकि वो आगे की नीचे की जो कैलकुलेशन होगी ना वो ज़्यादा वो दिक्कत में ना आ जाए। अब आइए, मुझे यहाँ पे कितना आ गया, ये तो इतना ही आएगा, अगला बार कितना आना चाहिए आप चेक करके देख लो। आप यही आ रहा है क्या? हाँ जी, बोल नहीं रहे हो आप लोग? क्या इसको मैं ड्रैग करके नीचे तक लेके चले जाऊं? हाँ, कुछ नहीं करना है, ये रहा, ये लास्ट तक पहुंच जाएगा जो हमने कैलकुलेशन किया है। बस एक चीज देखना, जो अच्छा ये क्या हो गया है भाई साहब तुम्हारा, क्या, कोई बात नहीं, इसको डबल क्लिक कर दिया तो आ जाता है। इसमें अब वैल्यू लाना पड़ेगा, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा नंबर में, डिजिट में ये नंबर लेके जाना है। मैं 8-10 डिजिट ले लेता हूँ, चलो 20 डिजिट ले लिया मैंने। ठीक है, ये देखो ध्यान से, ये है प्रेजेंट वैल्यू। मतलब क्या हो पता है आपको, अगर 400 ईयर के बाद आज से कोई अगर आपको, ये कितना अमाउंट है चेक करना, 3 2 5 2 7, ये 284 करोड़। अगर 400 साल बाद अगर 284 करोड़ कोई अगर आपको अमाउंट दे रहा है, उसके लिए आज कितना जमा करना है पता है आपको? सिर्फ इतना, 5 पैसे भी नहीं है, 0.00000 समथिंग दे दीजिए। और अगर 400 साल बाद अगर कोई 284 करोड़ दे दे तो आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा है, आपको कितना इंटरेस्ट दे रहा है? 12%। तो मान लीजिए आज अगर आपके दादाजी या ग्रैंड पेरेंट्स जो आपके, वो कह रहे हैं कि हम तो बचपन में ये ज़मीन 100 रुपये एकड़ खरीदते थे, 100 रुपये का 1 एकड़, तो कोई गलत थोड़ा ना बोला है, वो 150-200 साल पहले की बात कर रहा है। अगर 200 साल पहले किसी के पास 100 रुपये 1 रुपये होगा ना, तो आज का समथिंग करोड़ बन जाएगा ये। अब कैलकुलेशन करके देख लो, एक्सेल सीट तो होता ही है सबके पास, आपको आइडिया लग जाएगा। भाई आज के समथिंग पैसे भी नहीं है, वो डेसिमल में पैसे है, वो 400 साल में कितना बन जाता है? 284 करोड़। मतलब 400 साल पहले 1 रुपया अगर होगा ना किसी के पास, 404 पीढ़ी पहले, आज अगर वो 1000 करोड़ भी बन जाए तो क्या है आपके लिए? कमी है। इस किसकी इम्पैक्ट है ये? कंपाउंडिंग की। चलो एक काम करते हैं, अब इसको सम करना है ना, खत्म करते हैं इस टॉपिक को। ये देखिए मैं पहुंच गया सबसे टॉप पे, और अब मुझे क्या करना, एक मिनट रुको रुको रुको, ये क्या हो गया, ये तो कुछ गड़बड़ हो गई। कैसे पहुंच गया 2200 पे? मैं तो लेके गया नहीं था। ओके, अब हमें ये पहुंचना है, ये देखो ये ग्रोइंग परपेचुइटी वाला अमाउंट था, ठीक है जी, ग्रोइंग परपेचुइटी वाला अमाउंट था। मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे सम करना है इसको। चलिए तो मैं सम करता हूँ, कैसे करूँ सम बताओ, वही सेम काम कर लूँ मैं, इक्वल टू सम, कहाँ से कहाँ तक, H2 से लेके कहाँ तक जाना है मुझे? नहीं नहीं, पहले तो 100 लो ना, एक एक करके चलो ना, पहले 100 साल को देखो कि एक समंदर है 100 साल या नहीं, पहले ये समझते हैं। तो अगर मैं ले लूँ C101, H101, H101, ठीक है। तो अब मुझे बताइए ये जो वैल्यू आ गया होगा, ये कहते हैं 142.63 है, कितने परसेंट से डिस्काउंट किया? 12%, 5% ग्रोथ लिया था ना, बड़ा ग्रोथ था, इसीलिए अमाउंट बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। अब यहाँ पे देखिए मैं सम कर रहा हूँ, कहाँ से कहाँ तक जाना है मुझे, C2 से लेके, सॉरी H2 से जाना है मुझे, H कहाँ तक, 200 साल ले लेता हूँ मैं, सीधा 202 ले लेता हूँ मैं, H202 ना, 200 साल हो गए, 201 आएगा, ठीक है 201 आएगा, सही है क्या? याद रखना सिर्फ किस में डिफरेंस जा रहा है, डेसिमल में। अब मैं बिना कुछ सोचे समझे सीधा लेता हूँ, कितना बताइए, H1 से लेके
H2 से लेके आप लोग का कंसंट्रेशन चेक करो और कुछ नहीं है। वैसे गलत था, मैं कंसंट्रेशन चेक नहीं कर रहा था, मिस्टेक ही कर रहा था। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बुक्स में बहुत ज़्यादा, मैं हमारे एक टीचर हुआ करते थे, बुक्स में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स थे, तो कहते देखो बेटे मैं इसलिए मिस्टेक रख देता हूँ ताकि कोई दूसरे बच्चे पढ़े ना तो कंफ्यूज हो जाए वो। ऐसा कुछ दिक्कत नहीं था, वो मिस्टेक हो जाती तो कैसे एक्सप्लेनेशन दे, क्योंकि बुक्स में मिस्टेक हो जाते हैं जब करते हैं तो। हाँ जी, एक चीज़ क्या नोटिस कर रहे होंगे आप कि अमाउंट जो है, ठीक है, ये जो अमाउंट है ये ज़्यादा एक्यूरेट है, कौन सी वाले, ये। लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा का कुछ डिफरेंस नहीं है, देखो थोड़ा सा डेसिमल में डिफरेंस है। इसको बोला जाएगा, ये जो अभी मैंने सेल सेलेक्ट किया हुआ है 142.8571 लास्ट वाले, इसको बोला जाता है पीवी ऑफ ग्रोइंग परपेचुइटी, जहां पे ग्रोथ कितना था 5% का। इसका भी शॉर्टकट है कैलकुलेट करने का। कैसे, सुनिए। कहते हैं जब भी अगर ग्रोइंग परपेचुइटी का पीवी निकालना हो तो पहला पीरियड का अमाउंट लेना, दूसरे पीरियड से मतलब नहीं है, हमें कौन सी अमाउंट चाहिए बताइए, पहला पीरियड का। कितने रुपये है, 10। 10 को डिवाइड करना है कितने से, जितना आपका डिस्काउंट रेट है उसमें से ग्रोथ को हटा के। कितना ग्रोथ है हमारे पास, 5%। डिस्काउंट कितने से कर रहे हो, 12% से, तो 12 माइनस जी, 12 माइनस जी कितना हुआ, 7। आप डिवाइड कर दो 7%, देखिए कितना आ रहा है आपके कैलकुलेटर पे, कितना आ रहा है कैलकुलेटर पे, यही अमाउंट आ रहा है क्या। कुछ लोगों ने तो कैलकुलेट ही नहीं किया, समझ ही नहीं आया। ये ग्रोइंग परपेचुइटी है, ग्रोइंग परपेचुइटी का प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालना है तो पहला साल का अमाउंट लेंगे। पहला साल का अमाउंट हमारा कितना था बताइए, 10 रुपये। इस 10 रुपये को 12% से डिवाइड करोगे अगर तो पहुंच जाओगे कांस्टेंट परपेचुइटी का पीवी आ जाएगा। लेकिन 10% से डिवाइड, सॉरी 12% से डिवाइड नहीं करना है, 5% ग्रो भी हो रहा है ना, ऐसे समझो आप 12% से पीछे ला रहे हो अमाउंट को और 5% से आगे ले जा रहे हो। तो कहते 5 से आगे ले जा रहे हो, 12 से पीछे ला रहे हो, तो एक काम करो ना, पीछे 7 से ले आओ आप, तो सीधा 7% से डिवाइड कर दो आप। करा आपने 7% से डिवाइड, कितना अमाउंट आ रहा है, क्या देख लो, यही एग्जैक्ट अमाउंट आ रहा है। अभी भी एग्जैक्ट ये है, ज्यादा एग्जैक्ट है, क्योंकि हमने सिर्फ कितने साल कंसीडर किया है, ओनली 400 ईयर। अभी 1000 साल भी तो को कंसीडर कर सकते हैं ना। तो उसमें क्या होगा पता है, ये लास्ट के डिजिट बढ़ता जाएगा, तो हमारे इसमें एग्जैक्ट सबसे ज्यादा बढ़े हुए अमाउंट, इससे ज्यादा बढ़ ही नहीं सकता। 5000 साल ले लो, इससे ज्यादा अमाउंट नहीं आ सकता आपका। कुछ पीरियड के बाद तो ये एक्सेल सीट भी फेल हो जाएगा, क्योंकि एक्सेल सीट भी डेसिमल के बाद मैक्सिमम 30 डिजिट ही जाता है। एक्सेल सीट में भी आपको डेसिमल के बाद अगर वैल्यू लेना है ना, 30 से ऊपर नहीं जाता है, 30 डिजिट से नीचे ही अंदर रह जाएगा। उसके बाद वो भी कैलकुलेशन आपके लिए क्या बन जाएगा, नेग्लिजिबल, मतलब हो नहीं पाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे, अब इसको आप मिला सकते हैं। अब मुझे एक्सेल सीट पे नहीं जाना है, हाँ रवि जी, आप इसको आप मैथ वो कर सकते हैं, मुझे एक्सेल सीट पे नहीं जानी है। अब देखिए ध्यान से, यही चीज़ मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की, एक बार रीड करिए, इसके बाद टाइम वैल्यू हम लोग विदाई कर देंगे और ब्रेक लेके फिर हम लोग रेशियो एनालिसिस। देखिए परपेचुइटी दो तरह का होता है, कौन कौन सी, एक कांस्टेंट परपेचुइटी, एक है ग्रोइंग परपेचुइटी। ग्रोइंग परपेचुइटी का मतलब समझ में आ गया कि हर साल एक फिक्स परसेंटेज से क्या होगा, वो अमाउंट हमारे लिए बढ़ता रहेगा। ग्रोइंग अमाउंट एट इक्वल टाइम इंटरवल फॉर इंडेफिनिट पीरियड इज ग्रोइंग परपेचुइटी। इक्वल अमाउंट एट इक्वल टाइम इंटरवल फॉर इंडेफिनिट पीरियड। अब कुछ लोग बोलेंगे परपेचुइटी रियल लाइफ में आ सकता है क्या, हाँ जी, मैंने बताया कि इंश्योरेंस कंपनी जो आपको प्लान देते हैं ना लाइफ टाइम वाले, वो सारे परपेचुइटी है। क्योंकि कहते हैं आज कुछ अमाउंट दे दो, लाइफ टाइम तक आपको हम कुछ अमाउंट देते रहेंगे, वो हमें एहसान नहीं कर रहा है। आपको लगता है अरे मैं 100 साल जीऊंगा तो 100 साल मुझे पैसे देंगे, 100 साल बाद आज के समथिंग पैसे 100 साल बाद की समथिंग अमाउंट बनता है, तो कोई हम पे एहसान नहीं कर रहा है। और आपने एक चीज ये भी देखा है कि कोई 100 साल जिए या 200 साल जिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसको, इंश्योरेंस कंपनी को, क्योंकि आपको पता है अगले 100 साल में समथिंग पैसे ही बनता है, तो उतना कहते हैं मैनेज कर लेंगे। इसका मतलब अगर आपको लाइफ टाइम के लिए कुछ अगर कोई पेंशन प्लान वगैरह देते हैं इंश्योरेंस कंपनी, तो किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, परपेचुइटी के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, क्योंकि उनको पता है समंदर में 2 बकेट पानी डाल भी देंगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। यानी कि आप 100 साल जियो या 110 साल जियो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको कहते हैं अगला 10 साल में मेरा क्या फर्क पड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसीलिए इक्वल अमाउंट जाने वाला है इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर। एक और भी बात, ये परपेचुइटी बनता है इक्विटी के केस में। अगर कोई शेयर खरीदता है, मुझे बताइए कंपनी कब तक जिंदा रहेगा। आज अगर कोई रिलायंस का शेयर खरीद लोगे आप,
ये रिलायंस आपको कब तक आपको डिविडेंड पे करेगी, सोच के बताओ। आप तक नहीं, 10 जनरेशन तक, 25 जनरेशन तक, जब तक रिलायंस बंद ना हो जाए तब तक आपको डिविडेंड मिलेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज को बनाया किसने था? अब धीरू भाई अंबानी, जो इन दोनों के फादर थे। आप मुझे बताइए, उस टाइम अगर किसी ने शेयर खरीदा होगा तो धीरू भाई तो जा चुके हैं। इसका मतलब जिसने उस टाइम शेयर खरीदा हो सकते वो भी जा चुके होंगे, उसके बावजूद भी आज उनको डिविडेंड मिल रहे होंगे। इसका मतलब जब इक्विटी शेयर की वैल्यूएशन करने जाते हैं हम लोग, जब आगे पढ़ोगे अगला चैप्टर इक्विटी शेयर की वैल्यू निकालने के लिए, तो वहां इनडेफिनिट पीरियड तक हमें डिविडेंड मिलता है। यही वाले केस बनता है, क्योंकि कंपनी कब तक जिएंगे कोई नहीं पता, कोई नहीं जानता है। 1000 साल तक कंपनी जिंदा रह सकते हैं। परपेचुअल सक्सेशन पढ़ा था कभी? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनीज, कौन सी केस लॉ थे परपेचुअल सक्सेशन वाले? सोलोमन वर्सेस सोलोमन पढ़ा है क्या आप लोगों ने? अच्छा, सेपरेट लीगल एंटिटी था, तो दूसरा कौन सी परपेचुअल सक्सेशन वाले? चलो फिर मैं भूल गया हूँ। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो कंपनी चलते रहेंगे, इन्वेस्टर आता रहेगा जाता रहेगा। कंपनी का केस बनता है ये वाले, ध्यान से रखना। अभी मैंने क्या बोला था? अगर कोई कंपनी 5% ग्रोथ मेंटेन करता है, मतलब क्या पता है? लाइफ टाइम तक 5% से बढ़ा के डिविडेंड पे करेगी आपको। आज अगर 10 रुपये का डिविडेंड पे करेंगे तो 1 साल बाद 5% ज़्यादा, उसके 1 साल बाद 5% ज़्यादा, और यही हमारा एक्चुअल कंडीशन बनता है। तो शेयर का वैल्यू निकालते टाइम हम लोग यही काम करते, ये वाले कॉन्सेप्ट पूरा अप्लाई करते। समझ में आ गया बात? ओके, तो ये देखिए 10 रुपीज इंडेफिनिट सीरीज, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कांस्टेंट परपेचुइटी। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो कितने से डिस्काउंट कर रहे थे हम लोग? 12% से। सीधा डिस्काउंटेड से डिवाइड करना है। बन क्या रहा है? आपको पकड़ में आ चुका है। आइए देखिए, ये हमने कितने परसेंट ग्रोथ ले लिया है? 10%। ये बहुत ज़्यादा होता है। एक काम करो, हमारे अपने प्रेजेंट जो हमने कैलकुलेशन लिया था ना, उसके अंदर 10% ग्रोथ यूज करके अगर वैल्यू निकालोगे, देखो कितना बड़ा अमाउंट चला जाएगा। चेक करके देखो आप। अगर किसी ने 10% ग्रोथ मेंटेन किया है और डिस्काउंट कितने से कर रहे थे? 12% से। नो, 12%। तो 10 से आगे लेके जाना है, 12 से पीछे लेके जाना है, तो इस अमाउंट को आप 2% से डिवाइड कर दो। 100 डिवाइडेड बाई 2%, 500 रुपये आ गए। मतलब इसका प्रेजेंट वैल्यू 500 होगा, जबकि 5% ग्रोथ था। तो देखो हमारा वैल्यू सिर्फ कितना आ रहा था? 10 डिवाइडेड बाई 7%, ये सिर्फ 142 आ रहा था। देख लो, जितना ज्यादा ग्रोथ उतना ज्यादा अमाउंट आज पे करने पड़ेंगे आपको। कैसे निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू बताइए? अगर पीवी निकालना है इस ग्रोइंग परपेचुइटी का, तो जो डिस्काउंट रेट है उसमें से जी माइनस करना है। ये देखिए, ये फॉर्मूला डिराइव होके आता है जीपी से, क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो सम होते हैं ना, वहां से डिराइव होके आता है। अब दो उपाय था मेरे पास, या तो मैं डेरिवेशन दिखाऊं या मैं एक्सेल सीट से समझा दूं। मैं इसको एक्सेल सीट से समझा चुका हूं आपको। जो हमारा इंडेफिनिट सीरीज की जो पीवी आ रहा था वो क्या आ रहा था? 12% का डिस्काउंट रेट, और ग्रोथ कितना लिया था हम लोगों ने? 5%। तो कितने परसेंट से डिवाइड करना है? 7% से अगर डिवाइड कर दो फर्स्ट ईयर के कैश फ्लो से, तो जो पीवी आता है उसको बोला जाता है पीवी ऑफ ग्रोइंग परपेचुइटी। समझ में आ गया? ओके। यहाँ पे CF का मतलब है कैश फ्लो, DR का मतलब है डिस्काउंटेड, G का मतलब है ग्रोथ। लेकिन ये ग्रोथ क्या होना चाहिए? याद रखना, कांस्टेंट होना चाहिए। और कब तक होना चाहिए? इंडेफिनिट सीरीज तक। आगे जाके आपको क्वेश्चन में क्या बोलेगा? 5 साल ग्रोथ अलग है, तो फिर ये जो आपका जो फार्मूला है ना 5 साल बाद अप्लाई होगा, फिर 2 स्टेज में डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, वो हाई लेवल की बात थी, आगे देखेंगे। फर्स्ट ईयर कैश फ्लो, क्योंकि अब सेकंड ईयर कैश फ्लो अलग है ना। आप अभी किसको डिस्काउंट करोगे? देखो सेकंड ईयर का कैश फ्लो कितना है, तो 11 को डिस्काउंट करूँ मैं? नहीं, मुझे किसको डिस्काउंट करना है? 10 को। और कितने से डिस्काउंट करना है? 12 से पीछे लाना है, 5 से आगे ले जाना है। तो 5 से आगे ले जाऊंगा, 12 से पीछे लाऊंगा, तो एक काम करते हैं 7 से पीछे ला देता हूँ, सीधा 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो 10 डिवाइडेड बाई कितने परसेंट? 7%। वो अमाउंट आ जाएगा जो हमारे एक्सेल सीट पे भी आया था। ठीक है, थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे इस पे, एक बार और डिस्कशन होगी जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में पहुंचेंगे। तो वहां पे मैं ये इमेजिनरी वैल्यू नहीं लूंगा, वहां पे क्या लूंगा? रियल वैल्यू लूंगा कंपनी के डिविडेंड का। समझ में आ गया? ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसी के साथ हमारा ये क्या रखा है मैंने? अच्छा, कुछ एग्जाम्पल ले रखा है, एक्सप्लेनेशन ले रखा है। टू फार्मूला पेंडिंग, रेफर कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर। इन आवर एग्जाम्पल डिस्काउंटेड इज 15%, तो पीवी ऑफ कॉन्स्टेंट रेट इतना। हमने वहाँ पे एग्जाम्पल में ले रखा होगा 15%, अभी हमने एक्सेल सीट पे कितना लिया था? 12%। इसी के साथ हमारा टाइम वैल्यू जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो हम लोग टाइम वैल्यू को बाय बाय कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हमारा क्या स्टार्ट होगा बताइए? नहीं 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 नहीं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं,
रेशियो एनालिसिस। बाय बाय। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हाँ जी, नहीं नहीं, अभी पढ़ेंगे, इस ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का, और 10 मिनट के बाद हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एनालिसिस। ठीक है, मिलते हैं 10 मिनट बाद।